चलिए हाय एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ऑनलाइन कैसे आप सब लोग बताइए। ऑनलाइन है मैं ऑडिबल? गुड इवनिंग एवरीवन। पहले बताइए आप कैसे हैं सब लोग। तो आज अपन चैप्टर 2 का रिवीजन करके टॉपिक को फिक्स कर देंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, ताकि बाद में अपने को कुछ प्रॉब्लम ना आवे। ठीक है, तो आज जाते समय 3-5 मार्क लेके जाना है। न्यूमेरिकल थ्योरी सब कवर करेंगे, प्लस आपको कहीं पे भी डाउट है तो मेरे को इमीडिएटली बताओ कैसे ये प्रोविजन अपने को अभी भी नहीं समझा है, तो उसको भी अपन आज परफेक्ट कर देंगे। सो आफ्टर टुडे देयर इज नो इशू। ठीक है, चलिए जस्ट 1 मिनट। मैं एक बार लिंक शेयर कर देता हूँ, पुण्य का काम कर देता हूँ। बाकी बताइए आपका खाना हो गया सबका? कभी करना बाकी है? हाँ, मैं खाना का क्या आ गया, फिर पढ़ाना है ना। बाद में 10 बजेंगे 11 बजेंगे पता नहीं मेरे को। आज टॉपिक खत्म ही करना है, इसलिए तो 1 घंटा जल्दी रखा, ताकि वो हो जाएगा आराम से, अच्छे से करेंगे अपन, मजा आएगा आपको। चलिए हाय एवरीवन, जस्ट 1 मिनट। चलिए, हो गया सबका खाना? ऑनलाइन खाना हो गया? हाँ, मेरा भी हो गया, मैं खाना खा के जाया, बस आखिरी काम कर देता हूँ। आज सैटरडे का क्या स्पेशल खाना खाया? मैंने इडली सांभर खाया आज। स्पेशल नहीं था, नॉर्मल था। इट वॉज नॉर्मल इडली सांभर, हल्का फुल्का खा के आए, ज़्यादा ये नहीं। चलिए सो गाइस, करते हैं अपन शुरुआत मस्त पैकी। चलिए, अच्छा अभी अपने खाना खा लिया ना? हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं। यस, आइए, बस इस साइड बैठना, मतलब मेरे को मुंडी हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक साथ सब। सो गाइस, शैल वी स्टार्ट देन? एकदम मस्त। चैप्टर नहीं, दोनों नहीं होंगे, आप एक ही चैप्टर एकदम ऐसा परफेक्ट करेंगे कि आपको बाद में कुछ करना नहीं, टेंशन फ्री आप घर पे जाओगे। तो ये 2 घंटे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहना है। इतना परफेक्ट चैप्टर करके दूंगा कि आपको कुछ डाउट्स ही नहीं आएंगे। तो टैक्स का जैसे क्लास में सिलेबस होगा, इमीडिएटली सैटरडे रिवीजन करके चैप्टर फिक्स। तो टैक्स का डर 0% कर दूंगा मैं। ठीक है, बस आप सेशन अटेंड करते रहो, एंड वीडियो को लाइक भी करना है ना। यस, आज ओनली 2 घाई नहीं करेंगे, सेकंड चैप्टर करेंगे। थर्ड चैप्टर इजी है क्या, तो उसमें एग्री इनकम में क्या है। तो अगले वीक चैप्टर 3 भी करूंगा एंड चैप्टर 5 भी करूंगा, हाउस प्रॉपर्टी दोनों करेंगे, क्योंकि एग्री इनकम आधे घंटे का है। आप बताओ उसमें कुछ डिफिकल्ट लगा क्या आपको एग्री इनकम में? तो अगर आप चाहते हो तो मैं एग्री स्किप करके मैं डायरेक्ट हेड स्टार्ट कर सकता हूँ। तो जो इजी चैप्टर है उसमें एग्री इनकम में अपन डिसाइड करते हैं क्या करना है। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते फिर। चलिए हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये है टैक्स का रिवीजन फॉर जून एंड दिसंबर 26 एज पर फाइनेंस एक्ट 25, कवरिंग ऑल अमेंडमेंट्स वेयरेबल एप्लीकेबल। हर एक चैप्टर में अमेंडमेंट्स नहीं है, बट जहां जहां पे है, जैसे चैप्टर 1 में
3 अमेंडमेंट्स थे जो अपन ने कवर किए। तो जहां जहां पे अमेंडमेंट्स है अपन उसको मस्त की क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, सब लोग रेडी है? ओके, अभी मैं जब कुछ लिखूंगा, ओके, ये सबसे पहले लाइक कर दिया, थैंक यू सो मच। जो पहले लाइक करते हैं ना उनको 5 मार्क एक्स्ट्रा मिलते हैं, एंड जो बाद में करते हैं उनको 3 मार्क, एंड जो करते नहीं बोलने के बाद उनके 3 मार्क जाते हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो बाकी लोग समझदार हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं। यस सर, क्लास रेगुलर कर दीजिए, जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है अच्छे, उसके बाद प्रैक्टिस। नहीं, एक एक चैप्टर तो कंप्लीट होना चाहिए। रोज लूंगा तो तुम मेरे को देख के परेशान हो जाएगा दोस्त। ये आदमी सुबह भी देता है 8:15 बजे त्रास, शाम को पकड़ के रखता है, तो इसलिए मैं अभी नहीं करूंगा। जहां पे रिक्वायर्ड है ना मैं 2 सेशन ऐड करने वाला हूँ, बट अभी अपन चल रहे आराम से। वो जब आप बोलेंगे तो मैं ऐड करूंगा, मैंने ऐड किया तो आएंगे नहीं। ठीक है, चलिए। तो गाइस सबसे पहला, वाई रेसिडेंशियल स्टेटस, मतलब ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, इसके 3 रीजन मैंने क्लास में बताए थे, सब लोग ध्यान से सुनना है। पहला, ये सिलेबस में इसलिए पढ़ना है। दूसरा, आपने पैसा भरा है इसलिए पढ़ना है। 2 रीजन तो है। एंड तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, वो तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन है कि बेस्ड ऑन रेसिडेंट स्टेटस आपको पता चलता है कि आपको टैक्स कहाँ पे देना है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट बी हैविंग सम सोर्स ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया, तो आपके मन में डाउट है कि मेरे को वहां पे जो इनकम मिला है, जैसे आपको दुबई में वड़ा पाव की अपने गाड़ी लगाई है, या दुबई में आप कलकत्ता पान बेच रहे हो, है ना, दुबई में जाके कलकत्ता का पान, तो उससे जो इनकम मिलेगा उसका टैक्स यहाँ पे लगेगा कि नहीं, वो आपको पता चलना चाहिए। या कोई यूएस का बंदा है जो यहाँ पे कटिंग चाय बेच रहा है, कांच के ग्लास वाली, आपको याद है ना, हाँ, तो उसको मन में डाउट है कि मैं टैक्स कहाँ पे दूँ। या अंबानी की शादी हुई थी अभी, उसकी शादी में काफ़ी सारे बाहर के लोगों ने परफॉर्म किया था। या आप बहुत सारे कॉन्सर्ट अटेंड करने जाते हो, जो लोग बाहर से इंडिया में आते हैं। अभी आईपीएल चल रहा है, वुमेन आईपीएल चल रहा है, अभी मेल का आईपीएल स्टार्ट होगा, है ना, भारत न्यूजीलैंड सीरीज चल रहा है, तो ये लोग टैक्स कहाँ पे देंगे ये पता करने के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ रिवीजन से नहीं होगा मैडम, बट आप अटेंड जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो रेसिडेंट स्टेटस क्यों पढ़ना है? टू डिसाइड वेयर टू पे टैक्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो आपको टैक्स इंडिया में देना है या इंडिया के बाहर, ये किसके ऊपर डिपेंड है? रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, नाउ अब इसमें सबसे जो मेन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इट्स ओनली ऑन इंडिविजुअल। तो बताइए, फॉर इंडिविजुअल व्हाट इज द क्राइटेरिया? यस यस, रोहित कंफर्म बोलो, व्हाट इज द क्राइटेरिया नाउ? इंडिविजुअल के लिए, आपके मेरे लिए कैसे डिसाइड होगा? क्रिस गेल के लिए कैसे डिसाइड होगा? शाहरुख खान के लिए कैसे डिसाइड होगा? स्टे, आप इंडिया में कितने दिन रहते हो उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपका इंडिया में स्टेटस क्या है। बराबर है, चलिए तो अपन पहले कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो, हाउ टू कैलकुलेट पीरियड ऑफ स्टे, है ना, हाउ टू कैलकुलेट पीरियड ऑफ स्टे सबको लिखना है फटाफट। यस, 182 इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। करेक्ट है, करेक्ट है, यस यस। चलिए, एंड जिस ग्रुप पे मैंने लिंक नहीं भेजा आप उस ग्रुप पे लिंक भेज देना। अगर किधर रह गया मेरे से तो आप उस ग्रुप पे लिंक भेज देना, अगर रह गया तो। ठीक है, चलो ना, देखो पहला क्वेश्चन, सपोज 11 अप्रैल 2025 यह है डेट ऑफ अराइवल, एंड 12 दिसंबर 2025 यह है डेट ऑफ डिपार्चर। ठीक है, तो अपने को पहले बताओ पीरियड ऑफ स्टे कौन सा चाहिए, सब बताओ। इनिशियली अपने को चाहिए प्रीवियस ईयर 25-26 का। अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? 25-26, तो अपने को वो वाला चाहिए। यस यस, मिथ यू आर राइट, बोलो। तो अपने को कौन सा स्टे निकालना है? प्रीवियस ईयर 25-26 का स्टे निकालना है, बराबर है। अच्छा बताओ, यहाँ पे आने जाने का समय नहीं दिया है, फटाफट आपसे आंसर चाहिए। अभी दोस्तों बाकी कुछ क्वेश्चन मत पूछना मेरे को, लेट मी फोकस ऑन दिस टॉपिक। आप जितने बाकी के क्वेश्चन पूछेंगे अननेसेसरी, आपका मेरा दोनों का टाइम वेस्ट होगा।
तो अपने को 2 घंटे में इतना फोकस से पढ़ना है ये टॉपिक परफेक्ट हो जाए। तो नाउ हेंसफोर्थ जो भी डाउट्स रहेंगे रिलेटेड टू व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एंड इफ हैव एनी क्वेश्चन बोलो। तो आने जाने का समय नहीं दिया तो क्या करना है, वो दोनों दिन को क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो अप्रैल में कितना आएंगे बताओ, अप्रैल में टोटल है 30, उसमें से 11 को पकड़ना है, मतलब कितने को हटाना है, 11 को पकड़ना है मतलब क्या, 10 को हटाएंगे तो 30 माइनस 10 कितना आएंगे 20, मई के 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 12 तारीख को गया, अभी जाने का अपने पास समय है क्या बताऊं, नहीं है, तो दिसंबर के 12 दिन को काउंट करना है। तो दिसंबर के 12, तो बताओ नंबर ऑफ स्टे कितना रहे, ऑनलाइन आंसर दो एंड सबको समझा कि नहीं मेरे को बताओ, समझा सबको क्लियर है, क्योंकि यही सबसे मेन है, ये समझा तो फिर बाकी चीजें बहुत आसान है। तो कितना होगा स्टे बताओ, 246 डेज होगा, कितना होगा 246 डेज। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ऑनलाइन फटाफट रिप्लाई करना है, एकदम इंटरेक्टिव, फास्ट 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 करना है, मतलब करना आराम से बट आंसर रिप्लाई करना है फास्ट। जितना टाइम मेरे को ज्यादा दोगे अपन ज्यादा अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे, समझा? चलो सेकंड, अभी बताओ आने जाने का समय दिया तो क्या करना है, उसमें नंबर ऑफ आवर्स निकालना है, क्या करना है, नंबर ऑफ आवर्स निकालना है एंड उस आने जाने का आवर्स का अगर टोटल 24 आवर्स होता है तो क्या करना है, एक दिन पकड़ना है। तो वो वाला क्वेश्चन करते हैं अपन, ये हो गया पहला। अच्छा रिवीजन में मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा, आपको मेरे साथ ही लिखना है, ये रेगुलर क्लास में मैं आराम से टाइम देता हूँ, यहाँ पे यू हैव टू राइट विथ मी ओनली। पहला क्लियर है? चलो सब लोग इमोजी भेज सकते हैं, अरे वाह टाइप करके भेज सकते हैं, है ना? तो एकदम थोड़ा अच्छे से रिप्लाई करना, मजा नहीं चाहिए मेरे को पढ़ाने के लिए। चलो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड, तो ये मैंने आपको डेटा दिया, बस अभी मजा आ रहा है, थैंक यू सो मच गाइस। तो जितना आपका रिप्लाई अच्छा होगा उतना अपना लेक्चर ज़्यादा एनर्जेटिक होगा और आपको मजा आएगा। अब ये थोड़ा मैंने चैलेंजिंग क्वेश्चन लिया है, थोड़ा लेवल अप करने के लिए लिया है। तो यहाँ पे वो 2 बार आके गया है ना, मतलब आया गया आया गया, अपने को क्या फर्क पड़ता है वो 50 बार क्यों ना आए। अपने क्लास में क्या पढ़ा था, कंटिन्यूस स्टे इज नॉट रिक्वायर्ड। तो आप इंडिया के बाहर जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, अपने को टोटल स्टे चाहिए कहाँ से कहाँ तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ही कैन कम 10 टाइम्स एंड ही कैन गो 10 टाइम्स। एम आई क्लियर? अभी जो न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है वो आएंगे जाएंगे वापस आएंगे वर्ल्ड कप के लिए, बराबर कि नहीं? तो वैसे ही होगा, है ना? ओके यस। चलो तो बताओ अभी आप निकलो पहला। तो पहला 15 में से 1 जनवरी 26 का वर्किंग करते, ठीक है? बताओ 15 मई को 8 बजे आया है, 15 मई को 8 बजे आया, मतलब ये 15 मई रात को 12 बजे खत्म होगा, मतलब 15 मई को इंडिया में कितने घंटे था वो, 4 घंटे था। अच्छा अभी 15 को अपन ने काउंट कर लिया, यहां से 31 तक कितने दिन, 31 माइनस 15 कितने बचे, 16 दिन। तो मई में कितना था वो इंडिया में, 16 days and 4 hours। जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31 एंड
एक जान को 2 बजे छोड़ के गया, बोलो दोस्तों, बहुत भारी क्वेश्चन है, सब ध्यान दो, एकदम अलर्ट रहना है सबको, अलर्ट बोलो। एक जान को 2 बजे सुबह छोड़ के गया, तो कहना राइट हियर जनवरी ओनली 2 आवर्स। 1 जनवरी का 2 घंटे, मतलब एक दिन भी नहीं पूरा रहा वो। तो ये यहां से यहां तक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन खत्म हो गया या और एक्स्ट्रा निकालना है? और एक्स्ट्रा निकालना है, प्लस, है ना? बाद में आप मेरे को सबका टोटल बताना। प्लस सेकंड वापस कब है इंडिया में? वो 15 मार्च 2025 से। अच्छा, अभी 4426 दिया है, तो मैं 4426 लिखूं या 31 मार्च लिखूं, सब बताओ। अपना फोकस 25-26, आगे क्या करते हैं वो अगले साल के देखेंगे। तो यहाँ पे मैं खाली क्या लिखूंगा? 31 मार्च 26, क्योंकि मेरे को स्टे कौन से का चाहिए? 25-26 का चाहिए। क्या बोला है? सेकंड वाले में अराइवल 15 मार्च 26 को, हाँ 26 होगा, सॉरी ये 26 करो गाइस, गलत हो गया। यस 26 करो, आई एम सॉरी, गुड ऑब्जर्वेशन। तो बोलो मार्च के, अच्छा 15 मार्च को 4 बजे आया, 15 मार्च रात को 12 बजे खत्म होगा, तो 15 मार्च को 8 घंटे था। अभी 31 माइनस 15 करो, नहीं मार्च नहीं, हाँ बराबर है, 31 माइनस 15 करो, कितना हो गया? तो ये सबको मिला के एक साथ ही आएगा, कितना आएगा बताओ? कितना आएगा बताओ? 16 डेज एंड 8 आवर्स पूरा मिला के क्योंकि एक ही महीने में आया और गया, एक ही महीने में आया और गया, इसलिए 16 डेज एंड 8 आवर्स। अभी सभी डेज ऐड करो, सभी आवर्स ऐड करो, एंड देन टेल मी वन आंसर। मार्च का 15 को 8 घंटे था, मतलब 15 के आगे 31 माइनस 15, 16 दिन लेंगे। बताइए ऑनलाइन, सब ऐड करो, सभी डेज ऐड करो एंड सभी आवर्स ऐड करो। 2 बार आके गया ऊपर से, बोलो ऑनलाइन कंबाइन आंसर, कंबाइन फटाफट, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 246 डेज एंड 12 आवर्स, 8 और 4 12 2 14 होंगे ना, ये 4 है, ये 8 है और ये 2, कितने होंगे? एंड दोस्तों ये उसका आंसर है, मेरे को नहीं पता, आप बताइए सही क्या है? हाँ बराबर है, 246 एंड 14 आवर्स। बताओ आवर्स 24 से कम है तो क्या करना है? ओम इग्नोराय नमः, तो कितना लेंगे? 246 डेज लेना है। गाइस अगर आपको ये आ गया तो आपने आधी जंग जीत ली। बताओ सबको क्लियर है क्या ऑनलाइन? एवरीवन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लिया मैंने, सबको क्लियर है डाउट्स? हाँ, तो आज घर पे जाते इसमें 5 मार्क लेके जाना है। मैंने आपको कहा है कि जो मेरे रिवीजन सेशन अटेंड कर रहा है उसको एग्जाम में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड बाद में मैं लूंगा आपको एक स्पेशल न्यूमेरिकल का सेशन जिसमें ओनली न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, तो आप एग्जाम के लिए परफेक्ट करके जाऊंगा। बस आप सेशन मिस मत करना मैं जो ले रहा हूँ वो, और आज ये सेशन बाद में प्राइवेट हो जाएगा, है ना? हाँ, ये दिस विल बी मेड प्राइवेट आफ्टर टुडेज लेक्चर। चलो हो गया, ओके आइए अभी आगे बढ़ते हैं नाउ। अच्छा नेक्स्ट, सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री एंड रेसिडेंट स्टेटस आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आप इंडिया के सिटीजन हो मतलब रेसिडेंट बन सकते हैं क्या? नहीं, उसके लिए वो कंडीशन फुलफिल करना है। अच्छा सिटीजनशिप कहाँ पे इंपॉर्टेंट है बताओ? खाली एक्सेप्शन में। रेसिडेंट स्टेटस में सिटीजन कहाँ पे लगता है? एक्सेप्शन में लगता है, ठीक है। अच्छा रेसिडेंट स्टेटस बोलो प्रीवियस ईयर का ढूंढना या असेसमेंट ईयर का? प्रीवियस ईयर का, क्योंकि तुमने पैसा प्रीवियस ईयर में कमाया है। बताओ ये स्टेटस हर साल चेंज हो सकता है क्या? यस, क्योंकि आपका स्टे भी हर साल क्या होगा? चेंज होगा। आपका स्टे भी हर साल क्या होगा? चेंज होगा। अच्छा इफ यू स्टे ऑन अ शिप विच इज देयर इन टेरिटोरियल वाटर, वो स्टे भी इंडिया में माना जाएगा। कितना डिस्टेंस है टेरिटोरियल वाटर? 12 नॉटिकल माइल, करेक्ट। 8 PM से 4 घंटे कैसे? वाह भाई, रात को 12 बजे दिन खत्म होता है ना, तो 8 बजे से 12 बजे 4 घंटे होते हैं। जिनको ये डाउट है एक बार कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा आने जाने का टाइम नहीं दिया तो भाई 8 बजे मतलब रात के 8 बजे। आप अभी आज का दिन खत्म कब होगा? 12 बजे, तो 8 से 12 कितने? 4 घंटे आते हैं ना।
हाँ ठीक है ना। चलिए नाउ अभी अपन देखेंगे कंडीशंस। अभी अपन क्या देखेंगे कि इंडिविजुअल्स के लिए क्या क्या कंडीशंस है जो सबसे मेन है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दो। अभी अभी पहले देखेंगे अपन सेक्शन कौन सा, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। पूरा चार्ट अपन वापिस बनाएंगे। ओके तो मैं लिखूंगा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 बराबर है। चलो यस। तो पहला पहला 6(1)(a) में क्या बोला है, स्टे इन 25-26 कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 182 डेज। तो क्या बनेगा, 180 होगा तो भी चलेगा, उससे ज्यादा होगा तो भी, तो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट बनोगे। देन 6(1), अच्छा इसके आगे मैं कुछ लिखने वाला हूं तो आप आराम से लिखना है। कितना चाहिए, स्टे इन 25-26 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 days and 365 days or more in last 4 years। ठीक है बराबर है। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो आ रहा है, ये हुआ ये नहीं हुआ तो आ रहा है, ये नहीं हुआ ये हुआ तो आ रहा है, दोनों नहीं हुआ तो एन आर। इज दिस, यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी को। ऑनलाइन फटाफट रिप्लाई करो सब लोग कि हाँ सर ये हमको क्लियर, एकदम कोई डाउट नहीं इसमें, एकदम सिंपल है। नंबर ऑफ डेज कैसे निकालना है सबको पता है। तो बोलो दोनों में से एक भी क्या तो रेसिडेंट, दोनों क्या तो रेसिडेंट, दोनों नहीं क्या तो नॉन रेसिडेंट, बस सिंपल। ऑनलाइन फटाफट रिप्लाई करो। ओके नाउ अभी आते हैं एक्सेप्शन। अच्छा एक्सेप्शन सबके लिए है या खाली सेक्शन 6(1)(c) को है, नहीं मेरे को पहले सेक्शन चाहिए। हाँ मतलब 182 को एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन किसको है, हाँ तो जहां पे 60 एंड 365 का कंडीशन फुलफिल होगा आपको चेक करना है कि वो एक्सेप्शन में है या नहीं। इट्स अ सेल्फ एडजस्टमेंट, डायरेक्ट मत लिखना रेसिडेंट। एम आई क्लियर। तो जहां पे 60 एंड 365 का आप कंडीशन अप्लाई करोगे एंड वो सपोज उसके हिसाब से आ रहा है, हो रहा है, तो डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, क्या करना है, एक्सेप्शन चेक करना है। अच्छा एक्सेप्शन किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर, हाँ अगर फॉरेन सिटीजन है तो एक्सेप्शन देखने की जरूरत, फिर 60 के बेसिस पे आप आंसर दे सकते हैं। तो बताओ 60 एंड 365 बेसिस पे हम आंसर कब दे सकते हैं, अगर वो फॉरेन सिटीजन है तो, इंडियन सिटीजन है तो 60 एंड 365 प्लस एक्सेप्शंस देखने पड़ेंगे। तो ऑनलाइन प्लीज मेरे को सब लोग टाइप करके भेजो कि बताओ ये क्या आपको टाइप करके भेजना है कि एक्सेप्शन कौन से सेक्शन के लिए एप्लीकेबल है, 6(1)(c) एंड प्लस वो क्या होना चाहिए, इंडियन। तो एक्सेप्शन के बारे में सोचना कब है, इंडियन सिटीजन एंड 6(1)(c). तो ये दो वर्ड्स आपको मेरे को टाइप करके भेजना है, इंडियन सिटीजन एंड 6(1)(c). इस केस में मेरे को क्या देखना है, एक्सेप्शन फॉलो करना है। क्लियर है, वेरी गुड गाइस, गुड। अच्छा पहला एक्सेप्शन क्या है, ए लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट और क्रू मेंबर ऑफ शिप। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, खुद के बिजनेस के लिए चलेगा, जॉब के लिए चलेगा, नया जॉब, एम्प्लॉयमेंट मीन्स बिजनेस हो या जॉब हो, ठीक है चलेगा। ओके बी क्या है, अच्छा ए एंड बी में फर्क क्या है, ए इज एंड बी, हाँ तो कमिंग टू इंडिया ऑन विजिट और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो यहां पे विजिट का मतलब, तो इन दोनों केस में बोलो क्या करना पड़ेगा,
इन दोनों केस में क्या होना चाहिए? 182 days और मोर प्लस 365 और मोर इन लास्ट 4 years, बराबर है? अगर यस है तो आ रहा है, नो है तो एनआर। ठीक है, तो ये दोनों के लिए 182 कितना होना चाहिए? अच्छा 365 और है या कंपलसरी है? हाँ, ये काफी बच्चे पूछते कि और है क्या? नहीं रे, कंपलसरी है, एंड लिखा है। तो ए एंड बी में पहले बताओ एक्सेप्शन अप्लाई कब करेंगे? इंडियन स्टैंडर्ड, तो उसके लिए 182 एंड 365 हो रहा है तो रेसिडेंट बनेगा, एंड दोनों नहीं हो रहा है तो भाई एक्सेप्शन में है। मैं एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ, ए एंड ये जो दो एक्सेप्शन है उसकी बात कर रहा हूँ। एक्सेप्शन में 182 एंड 365 हो रहा है तो, एंड उससे नहीं हो रहा है तो, यहां तक क्लियर कर बताओ। अभी इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन है, अभी यहां तक 100% क्लियर है क्या? तुमको तो क्लियर, तुमको शायद कंफ्यूज था ना? यहां तक क्लियर है? एब्सोल्युटली नो डाउट। ऑनलाइन टाइप करके भेजो ऑल क्लियर, या अरे वाह टाइप करके भेजो। आपको किसको डाउट है भाई? मतलब आज घर पे जाने का तो अपने को चैंपियन बन के जाना है। फिर इसमें अभी जितने डाउट से पूछ लो, 100 200 500, मैं रिवीजन उसी के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि टैक्स सब्जेक्ट में खाली पढ़ा के कुछ नहीं होता है। एक बार रिवीजन ले ले तो दिमाग में चीजें फिक्स हो जाती है कि हाँ अभी क्लियर है। ग्रेट, थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट एक्सेप्शन जो है ये इसको है। अच्छा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है? अच्छा, विजिट का मतलब क्या है? अपन ने क्लास में फिक्स किया है कि अगर वर्ड विजिट नहीं रहेगा तो एक्सेप्शन में, हाँ मतलब इंडियन सिटीजन कमिंग टू इंडिया ऑन विजिट, ये वर्ड होना चाहिए। मैं लॉ को एज इट इज इंटरप्रेट कर रहा हूँ, और मैंने भी कहा था कि इसमें दो आंसर आ सकते हैं। खाली कमिंग टू इंडिया है तो एक्सेप्शन में नहीं बिठाना है। कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है? दिमाग में फिट कर। तो बताओ सब लोग क्या ध्यान में रखना है? कौन सा वर्ड सबको ध्यान में रखना है? बोलो। विजिट वर्ड है तो एक्सेप्शन में है, खाली इंडियन सिटीजन कमिंग टू इंडिया एक्सेप्शन में नहीं होगा, विजिट वर्ड होना जरूरी है। अच्छा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है? जिसका जन्म 1947 के पहले इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में हुआ है। अच्छा, मेरे ग्रैंडमदर का भी जन्म हुआ है 1936 में, इसका मतलब है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होगा क्या? नहीं, उसके लिए इंडिया में आना जरूरी है, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये एक्सेप्शन किसके लिए एप्लीकेबल है? जो इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है। अगर आप लोग इंडिया में हो तो काहे का एक्सेप्शन? ठीक है। अच्छा, एक मैंने डाउट आपको बताया था, सर अगर 182 डेज हो रहा है 25-26 में, तो यहीं पे वो रेसिडेंट बन जाएगा। मैंने क्लास में क्या कहा था? फिर वो ओवरलैपिंग हो रहा है, फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है। आपको याद है कि मैंने कहा था, क्या कहा था? कि सर अगर यहीं पे 182 हो रहा है 25-26 में, तो ये 61A में बैठेगा। सर आप सी में क्यों लेके जा रहे हो? यू आर राइट, तो उसको रेसिडेंट उधर ही बोल डालने का है, फिर एक्सेप्शन में जाने की जरूरत। मतलब एक बार 182 हो गया तो फिर वो इंडियन सिटीजन हो या कोई भी हो, आपको आरए लिख के घर पे आना है। क्योंकि मैंने क्या बोला, एक्सेप्शन किसके लिए अप्लाई होंगे? बट अगर 182 हो रहा है तो फिर वो उसके लिए 365 लगाने की जरूरत, टेक्निकली वो ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अभी अभी नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है किसके लिए? कमिंग टू इंडिया ऑन अ विजिट। अगर उसका 182 नहीं हो रहा है तो, हाँ मतलब उसमें एक्सेप्शन में क्या बोला है? 120 डेज in 25-26 and 365 or more in last 4 previous year plus income exceeding 15 lakh। बोलो, तो ये फुलफिल हो रहा है तो क्या होगा? आरए बनेगा या आरएन और भी बनेगा? मैंने कहा था इसका, इस एक्सेप्शन में उसका अगला स्टेटस भी गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है। सर जो 2-3 लेक्चर में आपने कवर था वो आधे घंटे में बोला था ना, ये रिवीजन बहुत पावरफुल रहता है। बोलो, ये क्लियर है क्या अभी? तो यहाँ पे खाली आरआई बनेगा या आरएन और भी बनेगा? यहाँ पे आरएन और भी बनेगा। ऑनलाइन सब फटाफट रिप्लाई करो, आपको क्लियर है क्या? क्यों आरआई बनेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? आरएन और। एंड ये भी फुलफिल नहीं हुआ तो फिर एनआर बनेगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो तो क्या बनेगा? मतलब 120 का भी नहीं हो रहा है तो एनआर बनेगा, एंड फुलफिल हो गया तो हो गया। तो ये हो गया अपना क्लियर कट चार्ट। अभी इसमें बताइए आपको कहाँ पे डाउट है?
एंड अगर डाउट नहीं तो फिर आपके 5 मार्क कोई नहीं रोक सकता। ऑनलाइन और क्लियर? फटाफट रिप्लाई करो सब लोग, यस सर ये क्लियर हो गया, एकदम टनाटन समझ में आ गया। कोई डाउट अभी भी पूछ रहा हूं? एकदम क्लियर है चार्ट कैसे उसको फ्लो करना है। तो ये एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन है, 180 वाला 120 वाला एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन है, 120 वाला एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन है। ऑल क्लियर? ग्रेट, थैंक यू सो मच। नाउ अभी मेरे को बताइए, ये था सेक्शन 6.1। अभी अपन ने पढ़ा था 6.1a। 6.1a का मेन फंडा क्या है? इसमें स्टे कुछ काम का नहीं है। मतलब सपोज मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, सब लोग आंसर देना है। मेरा स्टे इंडिया में खाली 40 दिन है। कितना है बताओ? मैं एज पर अबाउट टेबल में क्या बनूंगा? क्या बनूंगा? नॉन रेसिडेंट बनूंगा। फिर मैं इंडियन सिटीजन हूं या ना हो, ठीक है। 15 लाख इंडियन इनकम होना चाहिए। यस यस, 15 लाख क्या होना चाहिए? इंडियन इनकम। एक्सेप्शन में क्या डाउट है बताओ? नहीं, रिपीट करके कुछ नहीं होगा। यू टेल मी वेयर इज द डाउट। तुम्हारा कंफ्यूजन क्या मेरे को बताओ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना। डाउट क्या बताओ फटाफट। हाँ ठीक है, नहीं फिर से रिवाइज नहीं करूंगा। यू टेल मी वेयर इज द डाउट। मैंने क्लास में 4 बार रिवाइज किया है, आपको घर पे पढ़ना एक्सपेक्टेड है, करेक्ट ना। डायरेक्ट रिवीजन का आएंगे तो मैं बताऊंगा, बट आप बताइए एग्जैक्टली डाउट कहाँ पे, क्योंकि सबके डाउट्स क्लियर हो गए। तो एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट नहीं समझा मैं रिपीट करता हूँ फिर, है ना। वापस पूरा नहीं बताऊंगा कि कौन सा पॉइंट नहीं समझा है, एक्सेप्शन नहीं समझा है, वो बताओ, मैं करता हूँ रिपीट, है ना। गुड्डी गायकवाड़ एंड निधि खत्री, सो यू टेल मी वेयर इज द डाउट। ओके, तब तक आगे बढ़ते हैं। आप दोनों एग्जैक्टली डाउट बताओ क्या है। तो ये अपने को एक्सेप्शन क्या करना है? फॉलो करना है। अच्छा सी देखो, जहां पे 182 नहीं हो रहा है ना निधि, वहां पे 120 में जाना है। सपोज कमिंग टू इंडिया ना विजिट, उसका स्टे 150 डेज ही है, तो वो तो एज पर एक्सेप्शन वो नॉन रेसिडेंट बनेगा। तो 180 से भी अगर आप कम हो तो यहाँ पे क्या बनते हैं? नॉन रेसिडेंट। बट उसको गवर्नमेंट ने यहाँ पे और एक मौका दिया है रेसिडेंट बनने के लिए। तो निधि अगर तुम्हारा स्टे 182 से कम है तो भी चलेगा, बट मिनिमम कितना होना चाहिए? 120 डेज और मोर होना चाहिए। यहाँ पे और लिखता हूं मैं स्पेसिफिक। तो निधि ये जो एक्सेप्शन है ये खाली इंडियन सिटीजन एंड कमिंग टू इंडिया के लिए है, लिविंग इंडिया के लिए नहीं है, पहले दिमाग में रखना है। तो अगर आपका स्टे 182 नहीं हो रहा है एंड 365, मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो 120 एंड 365 होगा तो भी चलेगा। इंडिया में इनकम 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। हाँ, वो ROR RNOR में कंफ्यूजन आज क्लियर हो जाएगा। निधि क्लियर है डाउट? यस, एंड इसी केस में वो RNOR बनेगा। बाकी सबको हम बाद में बताऊंगा, बट यहाँ पे फिक्स आंसर क्या है? RNOR। नाउ 6.1a कब अप्लाई करना है बताऊं? अगर मेरा स्टे इंडिया में 40 दिन का है, बताओ मैं क्या बनूंगा? क्या बनूंगा? नॉन रेसिडेंट बनूंगा कि नहीं? तो उसके लिए 6.1 में 3 कंडीशन क्या है? पहला, आप इंडियन सिटीजन हो। दूसरा, इंडियन इनकम एक्सीड 15 लाख। तीसरा, नॉट पेइंग टैक्स एनीवेयर। तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो क्या बनेगा? वो डीम टू बी आ रहा है, प्लस क्या बनेगा? RNOR बनेगा। प्लस क्या बनेगा? RNOR। तो यहां पे 2 जगह पे RNOR का स्टेटस फिक्स है। तो पहले बताओ 6.1a कब अप्लाई करना है? जब 6.1 फेल होता है। तो एग्जाम में आप जब भी आंसर लिखेंगे, डोंट अप्लाई ओनली 6.1, अप्लाई 6.1a ऑल्सो, अप्लाई 6.1a ऑल्सो। ऑनलाइन क्लियर के बताइए फटाफट, क्योंकि अपने को अभी कुछ क्वेश्चंस करना है, आप मेरे को फटाफट आंसर दोगे कि आंसर क्या होगा। ये जिसका कोई नहीं होता है उसका इंडियन गवर्नमेंट होता है यार। इसका मैंने लॉजिक कहा था कि कुछ लोग कहीं पे भी टैक्स नहीं भरते, दे एक्सप्लॉइट द प्रोविजन ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री, दे मैनेज देयर स्टे इन सच वे
दैट दे आर नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री। तो इनको पकड़ने के लिए जिनका कोई नहीं उनका खुदा होता है यारो, तो उनका इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते फिर। अभी कुछ क्वेश्चन है, देखो क्या है। तो यह है मिस्टर ब्रॉड, यूके का सिटीजन है। केस 1, स्टे इन 25-26 170 डेज। बस इतना ही डेटा दिया है, बोलो क्या आंसर होगा? इतना ही डेटा दिया है, क्या बनेगा वो? हाँ 365 का 180 तो हो ही नहीं रहा है, 60 हो रहा है, बट 365 का अपने पास डेटा नहीं है, तो ये क्या बनेगा? नॉन रेसिडेंट बनेगा। ठीक है, दूसरा केस 2, अभी बताइए इसमें आंसर क्या होगा? हाँ प्रेजेंट होगा कैसे? कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है? सेक्शन बताऊं? 6(1)(c) फुलफिल हो रहा है। अच्छा अभी सबके लिए क्वेश्चन है, सोच के आंसर देना है। मैंने क्या कहा था, जहां पे C1C आएगा आपको एक्सेप्शन के बारे में सोचना है। तो बताओ इसके लिए एक्सेप्शन अप्लाई होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि एक्सेप्शन अप्लीकेबल ओनली फॉर ये फॉरेन सिटीजन है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या बन जाएंगे वो? फॉरेन सिटीजन बन जाए, मतलब फॉरेन सिटीजन है तो एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होंगे। क्लियर है क्या सबको? बताइए ऑनलाइन। चलो नेक्स्ट, मिस्टर अनिल, सिटीजन ऑफ इंडिया, केस 1, स्टे इन 25-26 for 69 days. Prior to this, he never left India. बोलो, अभी आपको मेरे को आंसर देना है एंड विथ सेक्शन के साथ कि आपने कौन सा सेक्शन यूज किया है। आई वॉन्ट सेक्शन 61A या 61C? 61C। तो इसका आंसर क्या होगा? एज पर सेक्शन 61C क्या होगा? रेसेंट होगा। ठीक है, ओके। अभी बताओ एक्सेप्शन अप्लाई होंगे कि नहीं होंगे? इंडियन सिटीजन है, लेकिन इंडियन सिटीजन के लिए वो भी क्यों छोड़ के गया मैंने दिया नहीं है। वो वर्ल्ड टूर पे गया तो ये आंसर फिक्स रहेगा, लेकिन मैं बोलता कि ये एम्प्लॉयमेंट के लिए गया तो एक्सेप्शन एंड फिर वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। सो ये इंडिया छोड़ के क्यों गया? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? तो बताओ एक्सेप्शन में आने के लिए क्या जानकारी होना चाहिए? खाली इंडियन सिटीजन जरूरी नहीं है। वो इंडिया में क्यों आया था? एक्सेप्शन में क्या क्या आता है? लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एज अ मेंबर ऑफ ग्रुप, ये जानकारी नहीं है तो फिर मैं 60 के बेसिस पे लिखूंगा। लेकिन अगर बताओ वो वर्ल्ड टूर के लिए जा रहा है तो ये आंसर करेक्ट है, एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है तो
फिर वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं तो 182 होना चाहिए। 182 हो रहा है क्या? नहीं। तो इसमें मतलब टेक्निकली दो आंसर आ सकते हैं। क्या? नहीं नहीं, एग्जाम में क्या लिखना है? लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लिविंग इंडिया ऑन वर्ल्ड टूर। तो यहां पे आएगा तो वो एक्सेप्शन में आएगा एंड फिर बनेगा नॉन रेसिडेंट। यहां पे नॉट कोड बाय एक्सेप्शन एंड फिर बनेगा रेसिडेंट। तो वो इंडिया के बाहर क्यों गया? मैंने डेटा नहीं दिया, मैंने दोनों कवर कर दिया। अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है तो फिर 182 लगेगा, जो नहीं हो रहा है, तो फिर क्या बनेगा? नॉन रेसिडेंट। लेकिन वर्ल्ड टूर पे जा रहा है तो देन 60 इज इनफ, तो फिर रेसिडेंट बन जाएगा। सबको क्लियर है क्या? ऑनलाइन पर्पस देखना है अपने को। तो खाली इंडियन सिटीजन होने से इमेज नहीं बोलना कि एक्सेप्शन एक्सेप्शन, पर्पस भी। तो ओनली इंडियन सिटीजन इज द क्राइटेरिया और वाई इज लिविंग, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। दोनों इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ओनली इंडियन सिटीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्पस ऑफ लिविंग इंडिया एंड पर्पस ऑफ कमिंग इंडिया दोनों इंपॉर्टेंट है, तभी वो एक्सेप्शन में आएगा। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। सबको रिप्लाई करना है। बोलो ओनली इंडियन सिटीजन इनफ है या पर्पस भी इंपॉर्टेंट है? तो प्लीज ऑनलाइन सब टाइप करके भेजो। क्या ध्यान रखना है? इंडियन सिटीजन प्लस पर्पस ऑफ लिविंग इंडिया एंड पर्पस ऑफ कमिंग टू इंडिया। ये जब तक क्लैरिटी नहीं है तब तक वो एक्सेप्शन में नहीं है। एक बार फाइनली फ्रीज करते, बोलो क्या जरूरी है? एग्जाम में कुछ नहीं दिया तो फिर अपन रेसिडेंट लिख देंगे, है ना? वैसे देंगे, डोंट वरी। नहीं दिया तो फिर रेसिडेंट लिख, एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा। फिर एग्जाम में कुछ नहीं दिया तो एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा, 61C के हिसाब से आंसर होगा। ओके, तो बताओ सब लोग टाइप करके भेजो क्या इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट टाइप इंडियन सिटीजन प्लस पर्पस। हेंसफॉर क्या ध्यान में रखना है? इंडियन सिटीजन प्लस पर्पस। आई रिपीट, इंडियन सिटीजन प्लस पर्पस देखना है। जब तक दोनों मैच नहीं होता है तब तक कुछ भी नहीं। तो बच्चे क्या करते हैं? इंडियन सिटीजन चालू बैटिंग, नॉन रेसिडेंट ये वो, ऐसा नहीं करना है। आई थिंक अभी आप मेरे हिसाब से आप आंसर भी अच्छे दे रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे समझ में आया। ऐसा मैं तो मान रहा हूँ क्योंकि आपने सभी ने आंसर अच्छे दिए, ऑनलाइन फेस टू फेस, एंड आपके चेहरे बता रहे कि आपको अभी क्लियरिटी एकदम एकदम क्रिप्स, कोई जीरो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने बता दिया, ये एक्सेप्शन हो गया। अभी ये मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि अपने को पता है, ठीक है। चलिए, डीम रेसिडेंट के भी तीनों कंडीशंस हो गए, ठीक है। अच्छा, ग्रेट गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा बताओ, 6(1) में अच्छा कब कब बनता है डीम टू बी रेसिडेंट? मतलब कहाँ पे आ रहा है प्लस RNOR बाय डिफॉल्ट फिक्स है? कहाँ पे फिक्स है? अगर 120 डेज और मोर प्लस 365, ठीक है। एंड 6(1)(a) का डीम रेसिडेंट। ये बच्चों को काफी डाउट था, मैंने व्हाट्सएप पे क्लियर किया है। इन दोनों केस में कौन सा फिक्स्ड है? बाकी सभी केस में RNOR निकालना पड़ता है, इन दोनों केस में वो फिक्स्ड है। ये क्लियर है क्या आपको? यस यस, ग्रेट ग्रेट, क्लियर है। हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी अपन जाएंगे 6(6). बोलो 6(6) क्या है? RI बनने के बाद दो रास्ते खुल जाते हैं, ROR एंड RNOR। अच्छा, वो एग्जाम में आपको चेक करना है, वो एग्जाम में क्या करना है आपको चेक करना है। क्या चेक करना है? कि डेटा दिया है तो आगे जाना है। मैंने आपको क्या कहा था? ये सेल्फ एडजस्टमेंट है। यू हैव टू चेक द डेटा गिवन इन क्वेश्चन। डेटा दिया है तो आगे जाएंगे, नहीं दिया तो छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये भी हो गया। नाउ अपन जाते हैं 6(6). एडिशनल कंडीशन, कंडीशन 6 ब्रैकेट में 6 बराबर है। बोलो क्या पहला कंडीशन है? पहला 2 टाइम्स
रेसिडेंट इन लास्ट 10 years। अच्छा, ये 10 साल में 25-26 का स्टे नहीं लेना है, प्रायर टू 25-26 एंड 730 days और मोर इन लास्ट 7 years। तो बोलो क्या है, दोनों ठीक हो गए तो और वाह, ये हुआ ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ ये हुआ ये हुआ, समझा आपको? तो दोनों फुलफिल हो गए तो आर ओ आर, अदरवाइज एंड प्लस कहाँ पे आर एन आर फिक्स है? हाँ, वो एक्सेप्शन में फिक्स है एंड डीम रेसिडेंट में भी फिक्स है। तो ये एनीवेज वो तो मैंने बता दिया है, आपको क्लियर है क्या? तो ये 7 साल निकालते समय कोई भी 7 साल है या लाइन से 7 साल है? हाँ, लेकिन 2 बार निकालने के लिए 10 में से कोई भी 2 साल। तो रेसिडेंट 10 साल में से कभी भी 2 बार बनो, लेकिन 730 दिन कंटिन्यूस 7 साल में होना चाहिए। दोनों फुलफिल हो गए तो आर ओ आर, अदरवाइज आर एन ओ आर। ऑनलाइन क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते फिर। तो ये भी हो गया, ये सी एन डी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एक्सेप्शन है। चलिए, तो गाइस यहाँ पे इंडिविजुअल का एकदम क्लियर है। तो नाउ इस सेशन के पहले जो आपके डाउट्स है ऑल क्लियर हो गए क्या? जो भी डाउट्स रहेंगे नहीं रहेंगे व्हाटएवर, दोनों में 6-6 में, क्योंकि 6-1 में अपन ने ऑलरेडी लिया ना स्टे, एक स्टे 2 बार काउंट नहीं करना है। तो 6-1 का में जो लिया है और 25-26 का वापस नहीं लेना है। ऑनलाइन ऑल क्लियर है? चलो ग्रेट। अभी देखेंगे एच का, एंड फिर अपन वो इनकम का लिंकिंग करेंगे। बोलो एच के लिए क्या है, बहुत ध्यान से समझना है, ऑनलाइन ध्यान दो। एच का अलग है एंड कर्ता का अलग है, बराबर ना? कर्ता का कैसे होगा? एज पर 6-1 होगा, एंड एच का एंड कर्ता का रोल जो है वो दोनों तरफ है। कर्ता का रोल क्या है? दोनों तरफ है। बोलो तो एच के लिए पहले क्या देखना है बताओ? रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, क्या बोलो? प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड, बोलो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लेस ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट? ऑनलाइन फटाफट। जहां पे आप क्या करते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? तो बोलो डिसीजन पूरे इंडिया में हो रहे तो रेसिडेंट, पार्टली इंडिया में हो रहे तो, एंड फुल्ली आउटसाइड इंडिया है तो, ये क्लियर है? हाँ, तो मतलब एच आ रहा है या एन आर है, उसके लिए कर्ता का स्टे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आ रहा है बनने के बाद आर ओ आर बनने के लिए, आर एन आर बनने के लिए क्या देखना है? कर्ता का स्टे देखना है। ये क्लियर है क्या? तो सब लोग मेरे को आंसर दो कि एच में कर्ता का रोल कब आता है, आर आई एन आर के लिए या आर ओ आर एन आर के लिए? ऑनलाइन सब टाइप करके मेरे को भेजेंगे सब लोग, कंपलसरी है कि कर्ता का रोल एच में कब आता है। आर आई एन आर के लिए नहीं आता है, कहाँ पे आता है? आर ओ आर एंड आर एन ओ आर के लिए आता है। तो बोलो कर्ता अगर दोनों कंडीशन फुलफिल करता है, कौन सी दोनों कंडीशंस? उसका 10 साल में 2 बार रेसिडेंट एंड लास्ट 730, हाँ, तो करता ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो क्या बनेंगे? आर ओ आर, बराबर है। अदरवाइज, अदरवाइज क्या बनेंगे? आर एन ओ आर। देखते अपन। अच्छा, सपोज यहां पे कर्ता बन चुका है नॉन रेसिडेंट। क्या बन चुका है? कैसे बनेगा नॉन रेसिडेंट? लेस देन 182, लेस देन 60, ठीक है। लेकिन लास्ट प्रीवियस ईयर में 2 टाइम्स रेसिडेंट आउट ऑफ लास्ट 10 years एंड 730 days और मोर। तो ये यहां पे यूज नहीं होगा, लेकिन ये यूज कहां पे होगा? यहां पे। समझा क्या? मतलब कर्ता जो एनआर है उसका यहां पे कोई रोल नहीं है। मतलब कर्ता का 25-26 का स्टे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्ता का कौन सा स्टे इंपॉर्टेंट है? लास्ट 10 साल का। तो ये आपको समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तो कर्ता नॉन रेसिडेंट है, बट कर्ता ने अगर एडिशनल दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी तो बोलो एच क्या बनेगा?
ROR, एंड अदरवाइज RNOR बनेगा। ऑनलाइन ये समझा के मेरे को बताइए कि कर्ता खुद नॉन रेसिडेंट है, उसने दो कंडीशन फुलफिल की, तो वो ROR बनेगा या HF ROR बनेगा? क्योंकि वो तो खुद नॉन रेसिडेंट बन चुका है ना, उसका डेड एंड आ चुका है। अरे आपको समझा कि नहीं क्या बोल रहा हूँ? हाँ क्या नहीं समझा? आपको समझा ना? तो कर्ता क्या है? नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। एंड देन एडिशनल कंडीशन कौन से सेक्शन में? 6(6) या तो फुलफिल होगी, या तो फुलफिल हो गई तो कौन ROR बनेगा? हाँ, एंड नहीं हुआ तो उसका जो इंडिविजुअल स्टेटस है उसका कुछ संबंध नहीं है। लास्ट 10 साल का स्टे इंपॉर्टेंट है। आई होप नाउ इट इज वेरी क्लियर। ऑनलाइन सबको क्लियर है? एकदम परफेक्ट। अभी आता है मेन पॉइंट, 5 मार्क का क्वेश्चन। ये क्लियर है अभी? ऑनलाइन जिन लोगों को, कुछ लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप पे डाउट भेजे थे HF के, वो मैंने क्लियर कर दिए। मैंने अभी नहीं, सेशन के समय भेजे थे, मैंने व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी किया था, बट स्टिल अगर है तो आगे। नाउ अभी आता है सबसे इंपॉर्टेंट टेबल। इंडिया में दो प्रकार की इनकम है, मतलब आपने चैप्टर इंडियन इनकम है, फॉरेन इनकम। आपने को सिंपल एक ही चीज लर्न करना है। व्हाट इज फॉरेन इनकम? ड्यू आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड, वो कौन सा इनकम है? एंड द रेस्ट एवरीथिंग। हाँ ये हो गया इजी वे, बट अपने को फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, डेफिनेशन। तो इंडियन इनकम में 4 क्राइटेरिया है। रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव्ड, एक्रू, डीम टू एक्रू। चारों में से एक भी चीज कहाँ पे हो रही है? इंडिया में हो रही है, तो कौन सा इनकम होगा? इंडियन इनकम होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। ऑनलाइन एब्सोल्युटली क्लियर। तो बताओ हाउ यू डिफाइन फॉरेन इनकम, बोलो। दोनों इनकम आपके कहाँ पे? ड्यू आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड कौन सा इनकम है? फॉरेन। एंड रेस्ट इन एवरी केसेस कौन सा इनकम है? इंडियन इनकम है। कौन सा इनकम है? इंडियन इनकम है, ठीक है। चलो नाउ अभी ये टेबल आपको ध्यान में रखना है। बोलो बोलो, अगर आप ROR हो तो क्या होगा? इंडियन प्लस फॉरेन इनकम बोथ टैक्सेबल इन इंडिया। अगर आप NR हो तो ओनली इंडियन इनकम इज टैक्सेबल इंडिया। डबल आई मतलब इंडियन इनकम, बराबर है क्या? तीसरा, अगर ये इंडियन इनकम है तो टैक्सेबल इन इंडिया टू ऑल। ऑल का मतलब क्या है? ROR, RNOR, NR। एंड अगर तुम RNOR हो तो इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। बस ये 4 लाइन अगर आपको समझ में आ गया तो आपके 5 मार्क फिक्स है। बोलो ऑनलाइन सबको समझा के? ये लिखना है आपको मेरे साथ फटाफट, एक बार याद रहना चाहिए। जीरो कंफ्यूजन चाहिए, जीरो कंफ्यूजन। लिखो फटाफट, मैं रुक रहा हूं। क्लियर है सबको? लिख लो। एंड इसमें जो भी डाउट्स है बता दो। ऑनलाइन फटाफट लिखो एंड डन बोल दो। डन, सबको क्लियर है? चलिए यस, थैंक यू सो मच। चलिए
अभी मैं कुछ क्वेश्चन बनाता हूं, आप बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। क्लियर है क्या ऑनलाइन? तो ये टेबल भी अपना हो गया। नाउ नेक्स्ट, रेमिटेंस वर्सेस रिसिप्ट। बताओ अभी इनकम कहाँ पे मिला है, कैसे पता चलेगा? मैंने क्लास में एग्जांपल लिया था कि पहला इनकम मेरे को मिला यूएस में और बाद में मैंने उसको इंडिया में ट्रांसफर किया, तो विच इज द फर्स्ट प्लेस। हाँ, तो रिसिप्ट का मतलब क्या है? जहाँ पे आपको पहला प्यार हुआ है, फर्स्ट टाइम जहाँ पे मिला है, उसको मानेंगे प्लेस ऑफ रिसिप्ट। उसके बाद पैसा कहीं पे भी जाए उसको क्या बोलते हैं हम? रेमिटेंस। रेमिटेंस पे टैक्स नहीं लगता है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? बोलो। फर्स्ट प्लेस ऑफ रिसिप्ट इज इंपॉर्टेंट, बाद में पैसा कहाँ पे? रेमिटेंस पे टैक्स नहीं आएगा, यानी ये पॉइंट वही है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट बोलिए, क्या है सेकंड पॉइंट? कि ये इनकम इस साल का नहीं है, 2022 का इनकम मैं इस साल इंडिया में लेके आता हूं। बताओ 2022 का इनकम मैं इस साल इंडिया में लेके आता हूं, बोलो टैक्सेबल होगा क्या? नहीं, क्योंकि वो ड्यू वहां पे हुआ है, रिसीव्ड वहां पे हुआ है। बस इंडिया में उसको मैं लेके आ रहा हूं, तो रेमिटेंस पे टैक्स नहीं आएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 2022-23 का इनकम हम इंडिया में लेके आ रहे हैं, आपको ऐड नहीं करना है, क्योंकि वो उस साल का इनकम है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इनकम नहीं है, मैं बोल रहा हूं कि 25-26 का इनकम नहीं है। वो उस साल के इनकम में ऐड होगा ना, पर उस साल का स्टेटस भी अलग होगा कि नहीं होगा, वो देखना पड़ेगा ना, वैसे होगा। ऑनलाइन क्लियर है क्या बताइए? चलिए, तो यहां तक क्लियर है क्या? ओके, नाउ कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। पर्टिकुलर्स, ROR, RNOR, NR। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन इंडिया। बोलो ये कौन सा इनकम है? रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन इंडिया, विच इनकम? इंडियन इनकम। तो तीनों में आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, बस आप देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। ये तीनों में क्या होगा? टैक्सेबल होगा। नहीं लिखा तो चलेगा, बस आंसर दो, समझा कि नहीं आपको? सेकंड, हाउस प्रॉपर्टी इन यूके एंड रेंट रिसीव्ड इन यूएसए। बोले कौन सा इनकम है? हाँ, फॉरेन इनकम में कौन टैक्स देगा? ये देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, बराबर क्या? RNOR कौन से इनकम में देगा? विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, वो भी बिजनेस और प्रोफेशन होना चाहिए। तो ये सब आपको समझ में आ रहा है, मतलब आपका तैयारी 100% मस्त हुआ है। अभी आप खुद के ऊपर डाउट मत लेना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर ये आपको समझ में आ रहा है, एकदम आप सही ट्रैक पे हो। तीसरा, बिजनेस इन मुंबई control in UK and income also received in UK। ओके, नहीं, कंट्रोल इन इंडिया। एक मिनट, क्वेश्चन गलत हो गया। बिजनेस इन यूके, कंट्रोल इन इंडिया। बोलो क्या होगा? बोलो ये कौन सा इनकम पहले बताऊं? यही पे पूरा खेल है। ये इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम है? ये फॉरेन इनकम है। मैंने क्लास में कहा था कि कंट्रोल इन इंडिया से इंडियन इनकम, जो लोग गलती कर रहे हैं वो एग्जाम में गलती करेंगे, मार्क्स जाएंगे। मैंने 100 बार बोला कि कंट्रोल, इंडियन इनकम के डेफिनेशन में कंट्रोल वर्ड है क्या? बट अपने को गंदी आदत है, इंडिया दिख गया तो ठोक दो इंडियन इनकम, तो मरो फिर। मैंने अभी 10 बार बोल दिया, अभी इसके आगे मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो बोलो कौन टैक्स देगा? ये देगा, ये देगा, ये नहीं देगा। तो आपको ये समझ में आना जरूरी है, जो मैंने ग्रीन कलर का बॉक्स किया। बाकी सब कुछ इजी है कि दोनों फॉरेन इनकम है। देखो दोनों का ट्रीटमेंट ROR का सेम है, NR का सेम है। दोनों का ट्रीटमेंट ROR का सेम है, NR का सेम है। फर्क कहाँ पे? RNOR में, ये आपको समझना है।
कि दोनों फॉरेन इनकम ही है, बट एक आरएनआर के इनकम में ऐड हुआ है और एक ऐड नहीं हुआ है. इज दिस क्लियर? यस, क्लियर है क्या? ऑनलाइन रिप्लाई करो, ये समझ में आया तो मजा आएंगे, फिर आपके 5 मार्क फिक्स हो गए, मैं आपको गारंटी देता हूँ. है ना? अब ये आ गया तो फिर क्या है, बस इनकम को बाइफिकेट करना है, टेबल में वैल्यू पुट करना है, पूरे मार्क्स लेके आना है. ऑनलाइन क्लियर है? बस तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अपना जो मतलब इंडिविजुअल का काम था वो हो गया. अभी हम बात करेंगे बाकी असेसिंग की. ऑनलाइन सबको क्लियर है क्या? चलो तो देखो गाइस, 1 घंटे में अपन ने पूरा फिक्स कर दिया इंडिविजुअल एचएफ का. जो क्लास में मेरे को 6 घंटे लगे थे पूरा पढ़ाने के लिए, 2 लेक्चर अपन ने इन्वेस्ट किए थे, अब ये मेरे साथ 1 घंटे में हो गया, विथ कॉन्फिडेंस हो गया. अभी आप खुद घर पे करते तो सोच के पता नहीं होता कि 1 घंटे में नहीं आप करते, बट 2-3 घंटे उसमें भी डाउट रहता, अरे सच है कि नहीं, क्वेश्चन. अभी ये डाउट के साथ परफेक्ट हो गया. ऑनलाइन अभी बताइए, 5 मार्क्स डन ऑनलाइन, ग्रेट. अभी क्लियर है कि आपको? अभी कोई डाउट है? वापस पूछ रहा हूँ. इसके बाद किसी को डाउट नहीं आना चाहिए, मतलब अभी मैंने सब डाउट्स जो भी आपने बताया मैंने क्लियर कर दिए. ठीक है. ऑनलाइन जरा आपको अगर 5 मार्क मिल गया तो थोड़ा रिप्लाई अच्छा करना है. यस, 5 मार्क 100% डन. स्कैनर का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, मॉड्यूल का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, आप 2000% सॉल्व करेंगे, 2000%, अगर ये ईमानदारी से समझ में आए तो. ऑल क्लियर? यस, ग्रेट ग्रेट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ कंपनी, अब इसमें अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, फटाफट क्लियर करेंगे. कंपनी के लिए देखना क्या है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. मैंने कहा था इतना एग्जाम में आएगा नहीं, बाकी सबके लिए क्या है, प्लेस ऑफ. क्लियर है ना? ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच. तो अभी जब मैं एग्जाम लूंगा सबको अच्छे मार्क्स आने चाहिए, इवन रिकॉर्डेड स्टूडेंट. मैं 4 चैप्टर, अभी अपना 4th चैप्टर चालू है नंबर वाइज, तो इसके बाद आपका टेस्ट होने वाला है अगले संडे, मैं आज ही बता रहा हूँ. तो टेस्ट अच्छे से देना है, और वो टेस्ट के भी आंसर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. बस आप ईमानदारी से टेस्ट दो. देखो आपने मेन लेक्चर अटेंड किया, वेरी गुड. घर पे पढ़ाई भी की, आपने रिवीजन भी अटेंड किया, सब बराबर करे. बस आखिरी स्टेप भूलना मत. क्या स्टेप है? टेस्ट देना है. क्योंकि आप टेस्ट देंगे नहीं तो खुद को एनालिसिस नहीं कर पाओगे मैं कहाँ पे खड़ा हूँ. एंड उसके बाद भी जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, फिर उसके ऊपर मैं अलग से काम करूंगा, देखूंगा कहाँ पे प्रॉब्लम, वो आप ही मेरे को बताओगे, क्योंकि मैंने रिवीजन लेके सब आपको समझा दिया है. तो स्टिल क्या आप वो अपन प्रॉब्लम पे काम कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट टैक्स में 60 मार्क्स आपको 100% आने वाले हैं. ठीक है. यस. हाँ, एंड डाउट है तो फिर मिरर असाइनमेंट करना पड़ेगा. यस. चलो थैंक यू सो मच. रिकॉर्डेड वालों को भी टेस्ट पेपर मिलेगा ना? 100% मिलेगा, मैं ग्रुप पे डालता हूँ सब. चलो बोलो. अच्छा, इंडियन कंपनी ऑलवेज क्या होगी? रेसिडेंट. एंड फॉरेन कंपनी में 2 क्राइटेरिया है, मैंने क्लास में सीक्वेंस बना के दिया था. जिस फॉरेन कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम है वो क्या रहेगी? नॉन रेसिडेंट. तो बताइए पोएम कॉन्सेप्ट बताओ किसके लिए पढ़ना है? ओनली विच कंपनी? फॉरेन कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से क्या है, ज्यादा है ना? यस यस. 100 रिकॉर्डेड के लिए भी टेस्ट पेपर होंगे, बट रिकॉर्डेड ने सेशन अटेंड करना चाहिए मेरे, है ना, तो ही होगा. हम तो टेस्ट तो लेने वाले हैं, बट रिकॉर्डेड का रिस्पॉन्स कैसे है वो पता नहीं है. कल टेस्ट नहीं है, अगले संडे. ये संडे नहीं, अगले संडे कब आएगा? फेब्रुआरी में आएगा. कब आएगा? फेब्रुआरी के पहले संडे आपका टेस्ट है. मस्त टेस्ट देना है, ईमानदारी से टेस्ट देना है ना, कॉपी नहीं करना है, क्योंकि ये टेस्ट आपके फायदे के लिए. और मैंने क्या बोला, उसमें भी डाउट से तो मैं हूँ. बस यू हैव टू पुट जेन्युइन एफर्ट्स. आपको जहाँ पर रोल है मैं आपको बराबर खींच के आगे लेके 60 मार्क्स में बिठा दूंगा. हाँ चलिए. ओके नाउ. अच्छा, पोएम इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट. अभी बताओ फॉरेन कंपनी, कौन सी फॉरेन कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है? पोएम पूरे इंडिया में है तो रेसिडेंट, पूरे इंडिया के बाहर है तो, एंड पार्टली है तो रेसिडेंट, पार्टली है तो. हाँ, अभी पोएम डिसाइड करने के लिए क्या क्राइटेरिया बताओ? क्या क्राइटेरिया? एक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के बाहर है या इंडिया के अंदर है? तो बोलो वो 4 कंडीशन फुलफिल हो गई. कितने कंडीशन? 4 कंडीशन फुलफिल हो गई तो एक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के बाहर माना जाता है. कौन सी 4 कंडीशन? पहला, इंडिया में उनका पैसिव इनकम 50% से कम चाहिए. दूसरा,
इंडिया में एसेट्स 50% से कम, तीसरा एम्प्लॉय 50% से कम, एंड चौथा उनका सैलरी भी 50% से कम। तो चारों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो गई। आई रिपीट, चारों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो गई तो एक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया। एंड चारों में से एक भी कंडीशन इंडिया में फुलफिल हो गई तो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में डिसाइड होगा पोएम। तो ये जो यस नो में बोल रहा हूं ये एक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए। तो पहला एज्यूम करो चारों कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब एक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे, इंडिया के बाहर है। तो फिर दो क्राइटेरिया है, मेजॉरिटी मीटिंग्स कहाँ पे हो रही है। तो अगर 5 में से 3 मीटिंग इंडिया में हो रही है तो पोएम इंडिया में माना जाएगा, एंड 5 में से 3 इंडिया के बाहर हो रही है तो पोएम आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। सबको क्लियर है क्या? ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट नहीं होगा, वो ऑनलाइन टेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास खोलने के लिए कोई रहता नहीं ना, स्टाफ को संडे छुट्टी देती है। दोस्तों बोलिए सर। दोनों दोनों फिर दोनों सेम होंगे तो फिर ये नहीं होगा, फिर दूसरा क्राइटेरिया होगा, वो अपने को सिलेबस में। हाँ ठीक है, हाँ तो ये बाद में पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं, इतना टेंशन मत लो। नाउ बताओ, फर्म एओपी बीओआई, अच्छा इसके आगे कंपनी के आगे जितने भी एसएससी है उनके लिए दो ही स्टेटस है, बोलो क्या है? रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। बोलो उन सबके लिए क्राइटेरिया क्या है बताओ? प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड, तो बोलो एचओएफ फर्म, फर्म एओपी बीओआई, बोलो क्या है? प्लेस ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट फुल्ली इंडिया है तो रेसिडेंट, पार्टली है तो, एंड फुल्ली आउटसाइड है तो नॉन रेसिडेंट है। क्लियर है क्या सबको? ठीक है, एन टेबल भी वैसे ही होगा, जो आर का टेबल है वो आर के लिए कॉपी करो, एंड जो एनआर का है वो एनआर के लिए कॉपी करो। तो ये टेबल भी क्या है? सेम ही है। अभी आता है लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, क्या है? सेक्शन 7 एंड 9। क्या है ये? डीम टू एक्रू, और है ना, ये डेफिनेशन है। बोलो डेफिनेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड है? इंडियन इनकम डिफाइन करने के लिए कितने पार्ट्स है? मैंने क्लास में नंबरिंग करके दिया था, 4। इन 4 में से एक भी चीज अगर इंडिया में फुलफिल होती है तो बोलो क्या माना जाएगा? वो इंडियन इनकम माना जाएगा। कौन सी 4? रिसीव्ड, दूसरा डीम टू बी रिसीव्ड, तीसरा एक्रूड एंड डीम टू बी एक्रूड। उसमें से मैं आपको पॉइंट नंबर 2 एंड 4 रिवाइज करने वाला हूं, क्योंकि 1 एंड 3 आपको ऑलरेडी पता है। मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि आपके पेरेंट्स का इनकम ड्यू कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में, क्योंकि जॉब कहाँ पे कर रहे हैं? इंडिया में। बिजनेस कहाँ पे कर रहे हैं? तो व्हाट इज एक्रू मीन्स ड्यू। पॉइंट 3 क्लियर है? अच्छा रिसीव्ड भी कहाँ पे हो रहा है? रिसीव्ड मतलब फर्स्ट प्लेस वेयर इट इज रिसीव्ड। तो 1 एंड 3 अपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है। 1 एंड 3 अपने कहाँ पे पढ़ा है? अकाउंट्स में भी अपने पढ़ा है। तो मेरे को पढ़ाना क्या बताओ? 2 एंड 4। तो पहला बताओ तो व्हाट इज 2 बताओ? डीम टू बी रिसीव्ड। डीम टू बी, डीम मतलब सर ऐसे कैसे एज्यूम करे? तो इसके लिए मैंने क्लास में कुछ लिख के दिया था। क्या लिख के दिया था? ये सब कहाँ पे होगा? चैप्टर 4 में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। व्हाट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। मैंने कहा था कि प्रोविडेंट फंड का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। प्रोविडेंट फंड में 2 लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, एक एज ए एम्प्लॉयर मैं खुद करूंगा, एंड अगर आप मेरे एम्प्लॉय हो तो आपके सैलरी से मैं एक पोर्शन कट करूंगा। सो माई पोर्शन एंड योर पोर्शन वो प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट होगा, फिर उस पर इंटरेस्ट मिलता जाएगा, एंड मैच्योरिटी पे आपको अमाउंट मिलेगा। दिस इज द वे इट वर्क्स। ये सबको पता है? क्लियर है? ओके। अभी मैच्योरिटी में जो आपको पैसा मिलेगा उसमें क्या क्या रहेगा? एज ए एम्प्लॉयर माई कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस योर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन बोथ कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आपको मैच्योरिटी में 4 चीजें मिलेंगी कि नहीं? क्या, कौन सी 4 चीजें? माई कॉन्ट्रीब्यूशन, योर कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन माई कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन योर कॉन्ट्रीब्यूशन। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ। अभी बताओ मैच्योरिटी में आपको जो पैसा मिलेगा उसमें मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूड है कि नहीं? मेरे को बताओ एवरीवन। मैच्योरिटी में जो पैसा मिलेगा डज दैट इंक्लूड माय कॉन्ट्रीब्यूशन और नॉट? यस। ये आप मेरे को देंगे, आप लेके जाओगे? आप लेके जाएंगे ना। तो इसलिए आज उसको माना है डीम्ड टू बी रिसीव्ड, क्योंकि फ्यूचर में आप मेरे को दोगे नहीं तो आज वो क्या माना जाएगा? सो व्हाट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड? थ्योरेटिकली भले मेरे बैंक में पैसा मेरे को आज नहीं मिला है, बट फ्यूचर में बेनिफिट मेरे को मिलने वाला है। तो आपके पेरेंट्स जो आपके लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, वो आज आपको मिला है क्या? नहीं, बट इन फ्यूचर
आप कुछ मिलने वाला है, इन फ्यूचर आप कुछ मिलने वाला है, उसको बोलते हैं डीम टू बी रिसीव्ड। हाँ, तो ये हो गया। अभी इसका मैं डिस्कशन चैप्टर 4 में करूंगा, सैलरी में, ठीक है। एंड नाउ ये 8-9 अलग अलग केसेस है डीम टू एक्रू, जिसका अपन डीप में डिस्कशन करेंगे एंड चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको मैं 10 बजे फ्री कर दूंगा। हो गया, चलिए आइए। पहला डीम टू बी रिसीव्ड में पहला कौन सा बताऊं? बोलो पहला कौन सा है? बोलो पहला, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशनल कनेक्शन इन इंडिया। मैंने इसमें किसका एग्जांपल दिया था? टॉम क्रूज का एग्जांपल दिया था। किसका एग्जांपल दिया था? टॉम क्रूज क्या है? नॉन रेसिडेंट है एंड उसने मेरे को इंडिया में एजेंट अपॉइंट किया है। क्या अपॉइंट किया है? तो उसके ब्याह पे मैं जो ये काम करूंगा, भले वो इंडिया के बाहर है, वो है नॉन रेसिडेंट, पैसा इंडिया के बाहर मिला है, लेकिन ये इनकम इंडिया में डीम टू एक्रू माना जाएगा। ये इंडियन इनकम होगा एंड इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल SSC irrespective of residential status. So here what point you to learn first? बोलो टॉम क्रूज कहाँ पे? आउटसाइड इंडिया। पैसा भी इसको कहाँ पे मिला है एंड उसका स्टेटस भी क्या है? नॉन रेसिडेंट है, लेकिन ये इनकम कौन सा है? डीम टू एंड इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल। ये क्लियर है क्या? फंडा समझा? ऑनलाइन 30 पेजेस कवर्ड इन 8 पेजेस बस। अरे नोट्स मैंने बहुत जबरदस्त बनाए हैं, मैंने आपको बोला था ना, दीज आर द बेस्ट नोट, मतलब एकदम क्रिप्स बनाए और कहीं पे आपको लगे नहीं कि कंटेंट कम हुआ है, सब कुछ कवर किया है, आप पढ़ के देखना। और ये यही एग्जाम के एक दिन पहले यूज करना है, बाकी कोई यूज नहीं करना है आपको। चलो पहला, इसमें बिजनेस या प्रोफेशन दोनों कनेक्शन इंक्लूड है। बोलो पहला, इट इंक्लूड पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ, क्या है? नॉन रेसिडेंट एंड परफॉर्म वन और मोर फॉलोइंग। पहला बोलो। सो क्लास में मैंने एग्जांपल लिया था, सुनो ध्यान से, कि आई एम द एजेंट अपॉइंटेड बाय नॉन रेसिडेंट। अच्छा पहले बताओ, यहाँ पे मेरी इनकम की बात हो रही है, नॉन रेसिडेंट की इनकम की बात हो रही है? हाँ, अरे मेरा इनकम की बात क्या है? मैं तो इंडिया में छू, ड्यू कहाँ पे होगा? इंडिया में, रिसीव्ड। तो टॉम क्रूज जो मेरे को कमीशन देगा, मेरा तो इंडियन इनकम ही है, मेरी बात नहीं हो रही है। रिगार्डिंग माई इनकम देयर इज नो कंफ्यूजन। और मैं इंडिया में पढ़ा हूँ, मैं पुणे जिला भी क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा कंफ्यूजन नहीं है। फॉरगेट अबाउट द कंट्री, आई एम नॉट क्रॉसिंग पुणे जिला, पुणे डिस्ट्रिक्ट। ओके, हाँ। पहला तो मैं उनके ब्याह पे क्या कर रहा हूँ? बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन नहीं है, रिलेटेड टू बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा हूँ। दूसरा, मैं उनका इंडिया में स्टॉक मेंटेन करके गुड्स को सप्लाई कर रहा हूँ। मतलब क्या हो रहा है? ही माइट बी गेटिंग ऑर्डर आउटसाइड इंडिया, पैसा भी इंडिया के बाहर मिल रहा है, लेकिन डिलीवरी में यही से कर रहा हूँ। तीसरा, डिस्पैच वो कर रहे, ऑर्डर में इंडिया में सिक्योर कर रहा हूँ, और इंडिया में मैं सिक्योर कर रहा हूँ। एंड चौथा, अगेन उनके ब्याह पे मैं कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर रहा हूँ, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हो सकता है या प्रोविजन ऑफ सर्विस हो सकता है। सो ए में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग अलग हो सकते हैं, डी में स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, डोंट गेट कंफ्यूज। डी में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी है, उनका प्रॉपर्टी बेचना है, रेंट पे देना है, उससे रिलेटेड है। प्रॉपर्टी मीन्स एसेट, ओके। एंड दूसरा प्रोविजन ऑफ सर्विस, बाकी ऊपर सब गुड्स के थे, है ना, प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो इस प्रकार के अगर कॉन्ट्रैक्ट में कर रहा हो चारों, तो बोलो उनको जो इनकम मिलेगा क्या होगा? इंडिया में डीम टू एक्रू होगा। ये शॉर्ट नोट के लिए आता है, 2 मार्क के लिए। ये इसका आपको नोट लिखना है, इस पर कुछ सोचना नहीं है, अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि इन 5 चीजों को डीम टू एक्रू माना जाएगा, इन 5 चीजों को डीम टू एक्रू नहीं माना जाएगा। इज दिस क्लियर? ओके। एंड लास्ट था इकोनॉमिक प्रेजेंस। ये क्या था? जहां पे मेरी जरूरत नहीं है, कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? देखो, ट्रांजैक्शन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स सर्विस प्रॉपर्टी कैरिड बाय नॉन रेजिडेंट इंडिया, इंक्लूडिंग ऑनलाइन सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ डेटा, डाउनलोड सॉफ्टवेयर्स, ऑनलाइन सर्विस दी जा रही। बोलो, इफ द एग्रीगेट ऑफ पेमेंट अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांजैक्शन एक्सीड कितना है? हाँ, यहाँ पे कंडीशन है, हर बार टैक्सेबल होगा क्या? नहीं। कंडीशन क्या है? वो उसको पैसा इंडिया के बाद 2 करोड़ से ज्यादा मिलना चाहिए। एंड दूसरे केस में वो कुछ ऑनलाइन डिजिटल सर्विस दे रहे, कॉल सेंटर का मैंने एग्जांपल दिया था, तो उनके यूजर कितने होने चाहिए? 3 लाख से ज्यादा। तो ये थोड़ा रटना है, ठीक है। हाँ, डी वाले में क्या करना है? सी, डी वाला का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी है। ए वाला कॉन्ट्रैक्ट वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है,
रॉ मटेरियल सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. सो ए वाले में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बोला है, लेकिन डी वाले में स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है. रिलेटेड टू प्रॉपर्टी बोला है, प्रॉपर्टी मीन्स एसेट्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस. डाउट क्लियर है क्या गुरकिरत? डाउट क्लियर है डी वाला? नाउ डज नॉट इंक्लूड, मतलब इन 5 एक्टिविटी को इंडिया में डीम्ड टू एक्रू नहीं माना जाएगा. पहला मैंने कहा था कि मैं उनका एजेंट इंडिया में हूं, ही इज हैविंग वन एजेंट इन साउथ अफ्रीका, बोलो वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा क्या? नहीं होगा. व्हाट आई सेड, जो ऑपरेशन इंडिया के बाहर हो रहे हैं उसमें इंडियन गवर्नमेंट कुछ रोल है क्या? तो क्यों टैक्स देंगे इंडियन गवर्नमेंट? लॉजिक है कि नहीं बताओ. दूसरा, मैं इंडिया से गुड्स लेके एक्सपोर्ट कर रहा हूं, टेक्निकली यहाँ पे अपने देश का फायदा हो रहा है, उनका फायदा हो रहा है, बट अपने देश की भलाई भी हो रही है. मैंने उनके लिए गुड्स परचेज किया और एक्सपोर्ट किए, प्रॉफिट हुआ है, बट एक्सपोर्ट करेंगे तो देश का फायदा है, जीडीपी बढ़ेगा, इंडिया में फॉरेन करेंसी आएंगी, अपने इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेंगे, इकोनॉमिक रिलेशन बिल्ड होंगे. तो ये पैसे के हिसाब से डिसीजन नहीं लिया, देश के हित में डिसीजन लिया कि टेक्निकली ही इज गेटिंग इनकम, बट हम उसको एग्जाम कर रहे हैं ताकि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा कि नहीं. सेम मैं यहाँ पे न्यूज़ कलेक्ट करके क्या कर रहा हूँ, इंडिया के बाहर ट्रांसमिट कर रहा हूँ. चौथा, वो इंडिया में शूटिंग के लिए आ रहा है, बट शूटिंग के लिए आ रहा है तो उसका स्टेटस क्या चाहिए? नॉन सिटीजन, नहीं इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए, बराबर ना, वो इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए. और शूटिंग का मैंने क्या कहा था, खाली शूटिंग के लिए आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होना चाहिए. उसका कॉन्ट्रैक्ट अगर करण जोहर के साथ है तो फिर वो डीम्ड टू एक्रू, वो तो इंडिया में ड्यू है कि नहीं? शूटिंग के लिए इंडिया में आ रहा है, एम आई क्लियर? मतलब कॉन्ट्रैक्ट उसका बाहर ही साइन हुआ था, बस एक सीन शूट करने के लिए इंडिया में आ रहा है. लेकिन जहां पे वो लोग इंडियन प्रोड्यूसर काम आर बोलो, वो काम ही इंडिया में कर रहे कि नहीं? हाँ. एंड लास्ट था डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड. ठीक है, तो आई थिंक ये 5 चीजें एक बार पढ़ के रखना है ना, ज्यादा इसमें सोचना मत, मैंने आपको डीप नहीं पढ़ाई है. नाउ नेक्स्ट, अभी चलो प्रसाद, थैंक यू सो मच. चलो प्रसाद बोले से बहुत अच्छा लगा, सब डाउट्स क्लियर हो गए. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंडिया देखो क्या है ना, इनकम अराइजिंग फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया फ्रॉम और सोर्स ऑफ इंडिया एंड ट्रांसफर, इन दोनों में फर्क क्या है? सुनो मैं एग्जांपल देता हूं, सब लोग आंसर देना है. आपका प्रॉपर्टी, सब लोग आंसर दो, मैं 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं. आपका प्रॉपर्टी इंडिया में रेंट आपको दुबई में मिला है, आपका प्रॉपर्टी इंडिया में रेंट कहाँ पे मिला है? दुबई. बोलो कौन सा इनकम है? वही तो लिखा है, डीम्ड टू एक्रू. सी सिंपल ध्यान में रखना है, तुम्हारा प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है ना, बात खत्म, डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया. तुम्हारा प्रॉपर्टी इंडिया में है और तुमने दुबई में बैठ के बेच दिया, पैसा भी दुबई में लिया, अरे प्रॉपर्टी कहाँ पे है? भारत माता की जय, टैक्स देना है. तो तुम्हारा घर अगर इंडिया के जमीन से चिपका हुआ है तो कुछ सोचना ही नहीं है, डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया है. ऑनलाइन क्लियर है क्या? तो ये भी सिंपल है. नाउ सैलरी इनकम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है, ये आईएमपी मार्क करो. सैलरी इनकम शैल बी डीम्ड टू अर्न इंडिया इफ सर्विसेज आर रेंडर इन इंडिया. अच्छा बताओ, आप में से जिन लोगों के पेरेंट्स जॉब करते हैं है ना ऑनलाइन, बताइए आपके पेरेंट्स सर्विस कहाँ पे दे रहे हैं, इंडिया में या इंडिया के बाहर? इंडिया में, तो उनका इनकम इंडिया में क्या होगा? ड्यू होगा. एक क्वेश्चन है अमन का, सर अगर कोई सेलर आपसे गुड्स आउटसाइड इंडिया बना रहा है, बाहर के रॉ मटेरियल लेके, तो इंडिया में टैक्स होगा ना अमन, क्योंकि वो गुड्स यहाँ पे लाके बेच रहा है ना, इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा. इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मैं बाहर से गुड्स लाके बेच रहा हूँ, तो कस्टमर कहाँ पे? इंडिया में. इनकम कहाँ पे मिला? इंडिया में. यस, तो प्रोडक्ट बाहर का भी होगा तो उसको इंडिया में लेके आएंगे तो बेचने में टैक्स तो लगेगा अमन. अच्छा मैं कैवल्य हूँ, अरे कैवल्य कैसा है तू? खतरनाक सुबह डाउट पूछा था, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रेट. अभी ध्यान दो, बराबर है. अच्छा बताओ, टेस्ला का एम्प्लॉय इंडिया आता है 2 महीने के लिए और उसने आपको क्वेश्चन पूछा कि बताओ मेरा सैलरी इनकम ड्यू कहाँ पे होगा? बोलो इंडिया में. क्यों? क्योंकि सर्विसेज कहाँ पे रेंडर हुआ है? इंडिया में हुआ है. समझा आपको? तो यहाँ पे तेरा सिटीजनशिप कुछ काम का नहीं है. जो बंदा इंडिया में सर्विस दे रहा है, बोले बाहर से इंडिया में आ रहा है, तो डीम्ड टू इंडिया माना जाएगा. बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, बट वो आपके सिलेबस में
मैंने रेगुलर लेक्चर में कहा था 90 डेज वाला क्राइटेरिया, बट आपको ये एग्जाम में आएगा नहीं क्योंकि सिलेबस में नहीं है। तो अभी इतना आपको क्या ध्यान में रखना है, इफ आर गिविंग सर्विस इन इंडिया तो इंडियन इनकम माना जाएगा। एक्सेप्शन क्या बताओ, ये अच्छे से लर्न करना है, एग्जाम में आने वाला है। क्या बताओ, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप इंडिया के सिटीजन हो एंड आप इंडिया के बाहर काम कर रहे हो। नाउ टेक्निकली इफ यू आर वर्किंग आउटसाइड इंडिया, इफ यू रीड द फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट क्या बोलता है, जो लोग इंडिया में जॉब कर रहे हैं उनका इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा। लेकिन इस एक्सेप्शन में इवन दो यू आर वर्किंग आउटसाइड इंडिया, क्या होगा बताओ, डीम टू एक्रू इन इंडिया होगा। ये एक्सेप्शन है, ये क्या है, एक्सेप्शन है, ये क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, चलो क्लियर है क्या? यस, चिराग सर आया लेक्चर में, ग्रेट ग्रेट। चलो ऑनलाइन क्लियर के बताओ, तो बताओ एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि ये जॉब कहाँ पे कर रहा है, इंडिया के बाहर। तो बड़े एक्सेप्शन का मैंने लॉजिक कहा था आपको, इसका लॉजिक मैंने कहा था क्या है, ये कौन लोग होते हैं, इंडियन एम्बेसी, सिंगापुर एम्बेसी में एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, बताओ आर दे इंडियन सिटीजन, यस। आर दे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यस। आर दे वर्किंग आउटसाइड इंडिया, यस। तो उनका सैलरी इंडिया में टैक्सेबल क्यों है, मैंने लॉजिक कहा था क्यों, क्योंकि उनके जो एम्बेसी इंडिया में काम कर रहे हैं अपन ने मांडवाली किया है कि उनके एम्प्लॉय पे हम टैक्स लेंगे और हमारे एम्प्लॉय पे वो टैक्स नहीं लेंगे। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस प्रोविजन। अगर उन्होंने अपने एम्प्लॉय को नहीं छोड़ा तो हम भी उनके एम्प्लॉय को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि टेक्निकली दे आर गिविंग सर्विस इन इंडिया। तो ये दोनों कंट्री ने क्या की है, मांडवाली की है कि हम हमारे लोगों का तुम टैक्स मत लो, तुम्हारे लोगों का हम टैक्स नहीं लेंगे। इज दिस क्लियर ऑनलाइन? ठीक है, ओके, ठीक है क्या? अच्छा, अभी सैलरी में कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस। ये मैं चैप्टर 4 में आपको पढ़ाऊंगा, अपन वहां तक पहुंचे नहीं है। तो ये एग्जेम्प्ट है, ये क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो एक्सेप्शन में क्या क्या आएगा, तो देखो इसमें सैलरी में होते हैं 3 एलिमेंट्स, मैं लिख देता हूं। सैलरी में होता है बेसिक सैलरी, अलाउंसेस एंड परक्विजिट। तो ये टैक्सेबल होगा और ये दोनों नॉट टैक्सेबल, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लो, दिमाग में फिट कर लो, एग्जाम में आने वाला है। सर मैंडेटरी मांडवाली क्या होता है, मांडवाली मतलब जुगाड़, सेटलमेंट। देखा है ना मजनू भाई वेलकम मूवी में, सेटलमेंट, मांडवाली मतलब सेटलमेंट करना है, झगड़ा नहीं करना है, उसको इक्वल लेवल पे लेके आना है, तेरी भी जीत मेरी भी जीत, विन विन सिचुएशन, उसको बोलते हैं मांडवाली करना, है ना, नॉट वन साइडेड प्यार। ठीक है, चलिए ये क्लियर है क्या आपको? ओके, नाउ ये मैंने बता दिया। नाउ अभी पेंशन रिसीव्ड इन इंडिया, अभी बताओ पहले, व्हेन आई से रिसीव्ड इन इंडिया, टेक्निकली कौन सा इनकम है, इंडियन इनकम है, एंड इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल इररेस्पेक्टिव ऑफ, बट ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन में इंडिया में टैक्स नहीं देना है। कब, ऐसे से रिसाइडिंग इंडिया, उसने सर्विस कहाँ पे दी, इंडिया के बाहर, मतलब वो जॉब इंडिया के बाहर कर रहा था, ही इज गेटिंग पेंशन इन इंडिया, तो टेक्निकली इट्स रिसीव्ड इन इंडिया, एंड व्हेन यू रिसीव्ड इन इंडिया इट्स विच इनकम, इंडियन इनकम। बट ये एक्सेप्शन में बेचारा पेंशनर है, इससे टैक्स हम नहीं लेंगे, इसलिए इसको इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, उस कंट्री में टैक्स लगेगा कि नहीं, आई डोंट नो देयर रूल्स, वो उसका कंट्री डिसाइड करेगा, अपने को लेना देना नहीं है। तो वो क्वेश्चन मेरे को नहीं पूछ सकते, बिकॉज आई डोंट नो रूल्स ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री, है ना। तो ये ऐसा है। अभी क्लियर के बताइए ऑनलाइन, यस, इज दिस क्लियर? ठीक है, एंड आपने, हाँ, जिनको नहीं समझा क्या करना है, मिरर असाइनमेंट करना है। व्हाट इज मिरर असाइनमेंट, सबको पता है, खुद को नहीं मारना है, मिरर में जो दिखेगा उसको 3 झापड़ मारना है।
कितने, जोर से मारना, एकदम खींच के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, तो गाइस सैलरी क्लियर है क्या? चलो अभी आखिरी 3 टेबल ध्यान दो, ये थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। डिविडेंड इनकम, अच्छा पहले बताओ डिविडेंड इनकम जो है ये किन से मिलता है? पहला मिलेगा इंडियन कंपनी से। इंडियन कंपनी से तो क्या है, टैक्सेबल टू ऑल, बिकॉज इज बिकम विच इनकम, इंडियन इनकम। ऑल का मतलब क्या है, तूने इन्वेस्ट इंडिया के बाहर से किया है तो भी इंडिया में टैक्स देना पड़े। मैंने कहा था ना टाटा मोटर्स का एग्जांपल, कि एक बंदा इंडिया के बाहर है, उसने बाहर से इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया है, डिविडेंड भी इंडिया के बाहर मिल रहा है, वो बोला कि मैं इंडिया में आया भी नहीं, बोलो क्या होगा फिर? तो बोलो सब लोग आंसर दो, इंडियन कंपनी अगर है एंड उन्होंने डिविडेंड दिया है तो सोचना नहीं है, बोलो सबके लिए क्या करना है, टैक्स देना है। यस, लेफ्ट हैंड से मारने तक राइट नोट्स बना सकते हैं, हाँ ठीक है ना। एड्स बार बार आ रहे हैं ना, देखो मत उसको, तो है ना, एड को देखना बुरी बात है। क्लियर है क्या? ऑनलाइन बताओ क्लियर है क्या सब लोग? तो बोलो इंडियन कंपनी से मिला है तो क्या है, क्या है, टैक्सेबल टू ऑल। बस अगर उसमें देखो ये लिखा है, लेकिन वही डिविडेंड अगर नॉन रेसिडेंट को मिला है तो टैक्सेबल इन इंडिया ऑन विच बेसिस, रेसिड बेसिस। मतलब क्या है, डिक्लेयर कब हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको जिस साल मिलेगा उस साल टैक्स देना है। तो डिक्लेयर 25-26 में हुआ है, रिसीव्ड 26-27 में हुआ है, बोलो टैक्स कब देगा, 26-27 में देगा। कितना देगा, 26-27 में देगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए ऑनलाइन क्लियर है क्या? अच्छा एंड फॉरेन कंपनी है तो फिर आपको चेक करना है रेसिडेंशियल स्टेटस। क्या चेक करना है? हाँ, आरओआर है तो सबको टैक्स देना है, एनआर है तो नहीं देना है, एंड आरओआर तो भी नहीं देना है। तो फॉरेन कंपनी का वो देखना है, ठीक है। चलो ये क्लियर है। नाउ आखिरी के 2 टेबल एंड टॉपिक खत्म। आखिरी के 2 टेबल मैं करता हूं एंड टॉपिक खत्म। नाउ ध्यान दो, आखिरी के 2 टेबल में 3 इनकम है। कौन से 3 इनकम बताऊं? इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अभी बताओ, पहला ये टेबल आपको दिया है, पहले कॉलम में पेयर का मतलब कौन है, मैंने क्लास में आपको लिख के दिया था, ये कौन है, बोरोवर है। एंड यहां पे एज्यूम क्या करना है, लेंडर जो है वो कहां पे, आउटसाइड इंडिया है, प्लस वो क्या है, नॉन रेसिडेंट है। वो क्या है, हाँ मतलब अपन ने किन का एग्जाम्पल लिया था, बिल गेट्स का एग्जाम्पल दिया था, वो पीपीटी में आपको वापस दिखाता हूं, है ना। ध्यान दो, ये एग्जाम में थ्योरी के लिए आने वाला है। ठीक है, चलो ध्यान दो सब लोग। तो पहला बताओ बिल गेट्स, तो पहले बताओ सब लोग बिल गेट्स कौन है, मतलब बोरोवर या लेंडर है, लेंडर है। और ये कहाँ पे बैठे हैं, इंडिया के बाहर, और उनका स्टेटस क्या है, हाँ ये पहले दिमाग में फिक्स कर लो क्योंकि एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आने वाला है। तो 2 रोल एकदम क्लियर कट होने चाहिए। पहला बोलो, हु इज द लेंडर, मतलब नॉन रेसिडेंट सिटिंग, हाँ बताओ आईसीआईसीआई बैंक को डाउट आएगा क्या, नहीं, क्योंकि उनका इनकम ड्यू भी यहीं पे हो रहा है और रिसीव्ड भी इंडियन इनकम हो गया, तो ये डाउट आईसीआईसीआई बैंक को नहीं आएगा। कौन से बैंक को, आईसीआईसीआई बैंक को नहीं आएगा, ठीक है ना। नहीं, मैंने पीपीटी ऑलरेडी ऐड कर दिया है ऐप में, आप देख लेना। मैंने आज कुछ 9 चैप्टर की पीपीटी ऐड कर दी है,
रिवीजन नोट्स ऐड कर दिए, मैंने खुद देख के खुद मैंने, अब ऐप में देखना आपको दिखेगा क्लास नोट्स, रिवीजन नोट्स, लेक्चर एंड पीपीटी। तो ऐप में मैंने खुद देख के ऐड कर लिया है ना। किसी ने देखा रहेगा तो चेक करना, मैंने आज सब अपडेट कर दिया है, तो आपको सब कुछ ऐप में दिख जाएगा। जय महाराष्ट्र, टेंशन मत लो। चलिए तो गाइस आइए अपन देखते हैं अपने को कितना भी समझा है। आइए अपन बिल्लू भैया से मिलते हैं। किससे मिलने गाँव बोलो? बिल्लू भैया, आइए। चलो ध्यान दो सब लोग फटाफट। पहले बताओ, अभी टेबल पढ़ना है, आपके पास टेबल है? बोलो बिल गेट्स ने पहले लोन किसको दिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टेबल आपको पढ़ना है। आज ही देखा, मैंने बोला मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है ना। एंड जिसके ऐप में नहीं दिख रहा है उसका बैड लक खराब है। क्या खराब है? हाँ, बैड लक खराब है ना। गुड लक नहीं, बैड लक खराब है। और बीच बीच में पिया करो, दिस इज गुड फॉर हेल्थ। और सैटरडे भी है तो पीना जरूरी है। मतलब मैं पानी की बात कर रहा हूँ, ये पानी का बोतल है, ये सामने बच्चे बैठे है ना। सो प्लीज हैव समथिंग, 30 ml 60 ml आपको जितना चाहिए आप पानी पिया करो, है ना। जो लोग हंस रहे मेरे को समझ में आ गया क्यों हंस रहे। ठीक है, आज पार्टी का प्लान है, सर ने जल्दी छोड़ दिया आज, है ना। मिरर असेसमेंट करो, अपलोड हो गया ना? हाँ हो गया, सब कुछ अपलोड कर दिया है। अच्छा उनका लक ही नहीं है तनिषा, वो भी हो सकता है। चलो नाउ आई वांट आंसर फ्रॉम यू, यू हैव टू आंसर मी दिस। पूरे मार्क्स परफेक्ट करके घर पे जाना है आज। बोलो पहला टेबल पढ़ो आप सब लोग। बिल गेट्स ने लोन किसको दिया है? हाँ अच्छा, गवर्नमेंट पैसा कहीं पे भी यूज करे। अच्छा पहले मैं आपको एक टेबल बता देता हूँ, सब लोग ध्यान दो। इसका मतलब क्या समझते हैं? इज द पेमेंट डिम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। अच्छा बताओ, ये यस का मतलब क्या है, नो का मतलब क्या? आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन। जिसको ये समझा ना उसी को एग्जाम में टेबल झेपेगा क्या लिखना है। बाकी सबके साथ शोएब अख्तर होने वाला है, बॉल दिखेगा नहीं कब गया। तो प्लीज ऑनलाइन प्लीज टाइप करके भेजो, यस का मतलब क्या है एंड नो का मतलब क्या है। एवरीवन प्लीज, मैं देखना चाहता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो। यस का मतलब क्या है? एक्सेलेंट। तो जहां पे यस होगा ये कौन सा इनकम है, एंड जहां पे नो होगा वो फॉरेन इनकम होगा। ऑनलाइन फटाफट भेजो, जहां पे यस होगा वो क्या होगा, एंड जहां पे नो है वो। अच्छा बोलो, इंडियन इनकम है तो टैक्सेबल टू ऑल, इसलिए लास्ट कॉलम में ऑल लिखा है, मैंने लॉजिक भी बताया था। एंड फॉरेन इनकम है तो ओनली कौन टैक्स देगा? ROR, इसलिए यहाँ पे लिखा है। पूरे आखिरी कॉलम को रटने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको लॉजिक बता दिया है। तो बोलो यस नो का मतलब इनकम नहीं है, या जहां पे यस है वो इंडियन इनकम है? जहां पे यस है वो इंडियन इनकम है, जहां पे नो है वो, हाँ क्लियर है। ठीक है चलो अभी आप मेरे को बताओ, सब लोग आंसर दो। बिल गेट्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया है। सेकंड कॉलम, बोलो गवर्नमेंट पैसे यूज कहां पे कर रही है? यू हैव टू रीड द कॉलम, एनीवेयर। तो बोलो बिल गेट्स के लिए क्या है? इंडियन इनकम है क्या? है ना, इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल SAC। तो बताओ बिल गेट्स ROR है, RNOR है या NR है, उसको टैक्स कहाँ पे देना है? इंडिया में देना है। पहला पार्ट क्लियर है। दूसरा, अब इसने लोन किसको दिया है? प्रियंका चोपड़ा को। PC, पर्सनल कंप्यूटर नहीं। यस यस, किसने आंसर बराबर दिया है? सविता ने अच्छा आंसर दिया कि यस मीन्स इंडियन इनकम, नो मीन्स फॉरेन इनकम। ग्रेट ग्रेट। चलो ये आगे प्रियंका दीदी। तो बिल गेट्स ने प्रियंका दीदी को लोन दिया है एंड उन्होंने ये बिजनेस, या आउटसाइड चाहिए, उन्होंने पैसा इंडिया के बाहर यूज किया है। तो प्रियंका चोपड़ा रेसिडेंट है, इंडिया में है, मुंबई में। बिल गेट्स ने वहां से पैसे दिए, उन्होंने उस पैसों को इंडिया के बाहर यूज किया है। तो बताओ इंटरेस्ट ड्यू कहाँ पे हुआ है, इंडिया में या इंडिया के बाहर? मतलब नॉट डिम टू एक्रू मतलब क्या? इनकम नहीं होगा या इंडियन इनकम नहीं होगा? तो कौन सा इनकम होगा वो? एंड व्हाट इज द रूल फॉर फॉरेन इनकम? आपने अभी लिखा है खाली ROR टैक्स देगा। कौन देगा? एंड एनी अदर पर्पज है, मतलब फिर अदर देन आउटसाइड इंडिया। एनी मतलब ऊपर का पॉइंट छोड़ के कैसा भी, मतलब वो इंडिया में भी हो सकता है
इंडिया के बाहर भी हो सकता है, अदर देन अबव पर्पस। तो फिर वो क्या है? यस, वो डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा। तो ये आपको समझा के बताइए। तो मैंने रेसिडेंट के दोनों केसेस कवर किए। पहला बोलो, बिल गेट्स का पैसा किसने बोरो किया है? प्रियंका चोपड़ा। व्हाट इज हर स्टेटस? रेसिडेंट। इतना क्लियर है, ये फिक्स है। पहला उसने पैसा यूज कहां पे किया? पर्पस बताओ। बिजनेस के लिए उसके इंडिया के बाहर, तो वो इंटरेस्ट फॉरेन इनकम माना जाएगा। तो बिल गेट्स फॉरेन इनकम में टैक्स कब देगा? आरओआर है तो देगा, अदरवाइज नहीं देगा। एंड अगर अदर देन अबो पर्पस, एनी पर्पस के लिए पैसा यूज हुआ है, मतलब इंडिया में कोई भी पर्पस एंड इंडिया के बाहर भी कोई भी पर्पस अदर देन बिजनेस, इंडिया के बाहर कोई भी पर्पस अदर देन बिजनेस, तो बोलो कौन सा इनकम मानेंगे फिर वो? इंडियन इनकम। इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल। ऑनलाइन बताइए सबको क्लियर है क्या? ठीक है, बोलो। नहीं, प्रियंका अभी नहीं है, नूब गेमर मेरे एग्जाम्पल में है ना। जैसे तुम्हारा अभी भी इच्छा है कि नहीं प्रियंका से शादी करो, बट होने वाले है क्या? वैसे ही है, एज्यूम है ना। क्लियर है? नेक्स्ट, अभी लोन किसको दिया है? नॉन रेसिडेंट को लोन दिया है। किसको लोन दिया है? नॉन रेसिडेंट। बोलो। तो बिल गेट्स ने मैडोना को लोन दिया है और उन्होंने यहाँ पे वड़ा पाव बेचने का बिजनेस स्टार्ट किया है, 20 रुपए वड़ा पाव। बोलो, तो उसका पैसा इंडिया में यूज हुआ है कि नहीं? तो इज इट डीम टू एक्रू इन इंडिया? यस। तो बिल्लू भैया को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। एंड अगर उसने इंडिया के बाहर यूज किया तो एनी अदर पर्पस अदर देन बिजनेस प्रोफेशन, तो फॉरेन इनकम होगा एंड इंडिया में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे टैक्स हुआ देने की जरूरत नहीं है। बोलिए, तो ऑनलाइन कैसा लग रहा है आपको? एंड आखिरी का टेबल पढ़ना है, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल, या ओनली ये पार्ट अलग है, बाकी सब कुछ क्या है? सेम है। बाकी सब कुछ क्या है? सेम है। तो गाइस 1 आवर 40 मिनट्स में रिवीजन डन। एंड एकदम मेरी हिसाब से तो अभी आपने रिप्लाई भी अच्छे किए, तो आई होप। अभी कैसे लग रहा है आपको ऑनलाइन? टेल मी नाउ, आर यू कॉन्फिडेंट इनफ? अभी कुछ सब डाउट्स अभी आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं ना? ऐसे हर एक टॉपिक का अपन रिवीजन करेंगे ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए एग्जाम में। ऑनलाइन कैसा लगा आपको? वड़ा पाव टी वाला एग्जाम्पल, यस। ऑनलाइन प्लीज टेल मी, आपको ये अभी ये ऐसे लूँ या कुछ चेंज करना है? न्यूमेरिकल कभी लूंगा मैं, अभी नहीं लूंगा, थोड़े समय के बाद लूंगा। सो वील हैव न्यूमेरिकल रिवीजन ऑल्सो, जहाँ पे मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, डायरेक्ट धाप 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 अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट उसके लिए थोड़ा टाइम है, वो भी एक सेशन होगा। यस, तो ऑनलाइन क्लियर है क्या? ग्रेट। तो गाइस थैंक यू सो मच। एंड नाउ होमवर्क क्या आपके लिए, घर पे जाके 350 रील देखना है ऐसे फाट फाट फाट, एंड मेरे को मैसेज डालना है कि सर 350 रील हमने देख ली। एंड बाद में आज सैटरडे है, सैटरडे को क्या करना है? पीना है रात को पानी, ज़्यादा पीना है ना? टेंशन मत लो, एकदम कड़क। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस, ऐसे ही करना है, कोई चेंज। अभी ये ऐसे इसी हिसाब से आपको पढ़ना है। चलो गाइस, सो थैंक यू सो मच। एंड आपको सेशन कैसे लगा कमेंट में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर बताना, ताकि जो लोग अटेंड नहीं कर रहे उनको आपको लेके आना है। एंड ये सेशन अभी मैं प्राइवेट करने वाला हूँ, तो नेक्स्ट टाइम भी ये सेशन लाइव नहीं रहेगा, या तो मेरे साथ फिर कभी भी नहीं होगा, है ना। मैं जो जेन्युइन स्टूडेंट है वही आए, अगर लाइव रखा तो फिर यहाँ पे मैं, ये सिस्टम, कैमरा और मेरी तन्हाई, हम 4 लोग रहेंगे, तो मैं होने नहीं दूंगा वो। तो ये वीडियो इमीडिएटली 5 मिनट में प्राइवेट होने वाला है। तो जिन लोगों ने सोचा था कल सुबह देखेंगे, उनका गेम हो चुका है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। अगले सैटरडे HP का रिवीजन होगा विथ एग्री इनकम, एंड संडे आपका टेस्ट है, तो प्रिपेयर रखना है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय। दिल खुश हो गया ना? थैंक यू सो मच। यस यस, तड़का सीरीज ऑन फायर। तो जरा आपके दोस्तों को बताना कि पागलपन मत करो, सेशन अटेंड करो। दोस्ती क्या काम की?